बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर ईएनटी के कुछ वाइवा क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये वीडियो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगी, लेकिन ये थोड़ी रूखी सूखी वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी है। तो टॉन्सिलेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन, टॉन्सिलेक्टमी की आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन दोनों का पता होना चाहिए। तो जो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ना टॉन्सिलेक्टमी की, वो एक एनीमिया होता है। नंबर 2 एक्यूट इन्फेक्शन लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस है, या ब्लड डिसऑर्डर फॉर एग्जाम्पल ल्यूकेमिया, परपरा, हीमोफीलिया है, या बच्चों के अंदर खासतौर पर 3 साल से नीचे, या क्लेफ्ट पैलेट या मेंसेस के दौरान नहीं करते होती, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एस्थमा, हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट, या पोलियो की एपिडेमिक के अंदर नहीं करते होते। ये इसकी वंस अगेन बता दूँ, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। जबकि इसके अंदर जो पोजीशन होती है वो रॉस पोजीशन होती है। जो बार्किंग डॉग पोजीशन होती है ये डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी के अंदर, ब्रोंकोस्कोपी और इसोफेगोस्कोपी के अंदर आती है, जबकि यहाँ पे रॉस पोजीशन है। और जो रॉस पोजीशन होती है ये आपको टॉन्सिलेक्टमी में देखने को मिलती है। इसके अलावा एडिनाटेक्टमी में, ट्रैकियोस्टमी में और प्रूफ पंक्चर में, जिसमें करते हैं कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर रखते हैं, उसका हेड एक्सटेंड कर देते हैं बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द शोल्डर, और रबर रिंग अप्लाई करते हैं अंडर द हेड टू स्टेबलाइज इट। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। बाकी कॉम्प्लिकेशन की तरह आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन को आपने दो में डिवाइड करते हैं ना, इमीडिएट आ जाएगा और दूसरा आपका डिलेड आ जाती है। जो इमीडिएट आती है, इमीडिएट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन अगर किसी भी चीज़ की पूछी जाए तो आप सर्जरी की खासतौर पर तो आपने हैमरेज तो ज़रूर ऐड करना है। हैमरेज, इंजरी, इस टाइप की चीज़ आपने ऐड कर देनी है। तो इमीडिएट के अंदर पहले आ जाती है प्राइमरी हैमरेज, जिसको ठीक करोगे प्रेशर लाइगेशन और इलेक्ट्रोकोगुलेशन से। नंबर 2 रिएक्शनरी हैमरेज, जो कि 24 घंटों के अंदर होता है। इसको कैसे करोगे? आप क्लॉट को रिमूव कर दोगे, या प्रेशर अप्लाई करोगे, या वेजो कंस्ट्रक्टर ड्रग यूज़ करोगे, या लाइगेशन या इलेक्ट्रोकोगुलेशन यूज़ करोगे। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है? इंजरी हो सकती है टॉन्सिलर पिला की, यूवोला की, सॉफ्ट पैलेट की, टीथ की इंजरी हो सकती है, स्पायरेशन ऑफ फूड, स्पायरेशन ऑफ ब्लड हो सकता है, फेशियल एडिमा और सर्जिकल एम्फिसीमा। दीज आर द इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। जबकि डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर सेकेंडरी हैमरेज 5 से लेकर 10 दिन तक। और याद करना कि सवाल आपका आया था, ठीक है। तो ये सेप्सिस और प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से आपको देखने को मिलता होता है, और इसको ठीक करने के लिए आप इंट्रावेनस एंटीबायोटिक को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। बाकी इन्फेक्शन आपने नोट कर लेना, टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, लिंगुअल टॉन्सिल की आप रेमिनेंट आपको देखने को मिल सकते होते हैं, ओके, या लंग्स कॉम्प्लिकेशन। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द कॉर्टिकल एंड द रेडिकल मास्टोडेक्टमी। एक बात नोट कर लेना कि जो हमारा ये मास्टोडेक्टमी है ना, ओके, तो इसको आपने दो में, वैसे केनाल वाल अप और केनाल वाल डाउन, ये आपने CSOM वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि केनाल वाल अप और केनाल वाल डाउन। अब जो केनाल वाल डाउन होता है इसमें आप पोस्टीरियर मिएटल वाल को निकाल देते हैं, ठीक है, ओके, पोस्टीरियर मिएटल वाल को निकाल देते हैं, यानी यहाँ पे कनेक्शन होता है मास्टॉइड और मिएटस के दरमियान होता है। तो जो आपका केनाल वाल डाउन होता है इसके अंदर आपकी एटिकॉटमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी और रेडिकल मास्टोडेक्टमी। इन शॉर्ट जो आपका रेडिकल मास्टोडेक्टमी है ना, ये आपका केनाल वाल डाउन ऑपरेशन है, ठीक है। जबकि जो आपका कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी है, इसके अलावा और कौन सा पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी अप्रोच होती है, जिसमें विंडो क्रिएट करते हैं मास्टोइड और मिडल ईयर में थ्रू द फेशियल रिसेस। तो ये पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी और कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, ये आपके केनाल वाल अप होता है। जो केनाल वाल डाउन होता है इसमें पोस्टीरियर मिएटस वाल को निकाल देते हैं, वाइडली ओपन मिएटस होता है। अब इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। नंबर 1 फ़ायदे कुछ हम देख लेते हैं कि फ़ायदा ये होता है कि इसका जो डिजीज़ का रिकरेंस रेट रिलेटिवली कम होता है और ये सेफ प्रोसीजर। नंबर 2 है कि सेकंड लोग सर्जरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन 3 नुकसान है। नंबर 1 है कि स्विमिंग नहीं कर सकता। नंबर 2 उसको हेयरिंग एड पहनने में प्रॉब्लम होगी। नंबर 3 उसको डॉक्टर पर डिपेंड होना पड़ेगा कि अपनी मास्टोइड कैविटी को उसने साफ करने के लिए डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आपने केनाल वाल अप और केनाल वाल डाउन से बता देना है। अगला जो डिफरेंस आएगा वो इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड आएगा। लाइक जो आपका कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी को हम सिंपल श्वार्ट्ज ऑपरेशन में कहते हैं। मिक्स ना कर देना कि श्वार्ट्ज ऑपरेशन और श्वार्ट्ज साइन। जो श्वार्ट्ज साइन या फ्लेमिंगो पिंक साइन होता है ये आपको ओटोसेक्लोसिस में देखने को मिलता है, और जो आपका कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी है इसको सिंपल श्वार्ट्ज ऑपरेशन या सिंपल या कंप्लीट मास्टोडेक्टमी कहते होते हैं। तो इसके अंदर करते क्या, इसमें तमाम मास्टोइड ईयर सेल है उसकी एक्सेंट्रेशन कर देते हैं, बाहर हम कैविटी से जोड़ देते हैं, सिंगल कैविटी से। पोस्टीरियर मिएटल वाल इसमें इंटैक्ट रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड केनाल वाल अप। जबकि जो आपका रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल वाला या एटिकॉटमी वाला इसमें केनाल वाल डाउन, इसमें पोस्टीरियर मिएटल वाल को निकाल देते हैं, ठीक है। ये बात नोट कर लेनी है। अब इनकी इंडिकेशन का अगला डिफरेंस आ जाएगा कि जो कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी है, ओके, तो ये एक्यूट कोएलिशन मास्टोडाइटिस, मास्क मास्टोडाइटिस या इनकम्प्लीटली रिजॉल्व एक्यूट सुपरेटिव हेपेटाइटिस मीडिएटेड विद रिजर्वायर सन। रिजर्वायर सन का मतलब है कि जैसे ही आप मिएटस को क्लीन करते हैं, पस से रिमूव करते हैं, लेकिन पस फौरन ही भरना शुरू हो जाती है, यानी मिएटस इमीडिएटली फील्ड विद द पस आफ्टर इट हैज़ बीन मॉप्ड आउट। इसके अलावा एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी में या फेशियल नर्व की डिकम्प्रेशन में या कॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर भी करते होते हैं। जबकि रेडिकल मास्टोडेक्टमी में क्या करते हैं, रेडिकल मास्टोडेक्टमी में हम डिजीज़ को रेडिकेट करते हैं मिडल ईयर से और मास्टोइड से, लेकिन यहाँ पर आप हेयरिंग
ब्रीदिंग मैकेनिज्म को रिकॉन्स्ट्रक्ट नहीं करते। पोस्टीरियर मीएटस वाल को तो निकालेंगे। इसके अलावा आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रेमिनेंट को, ऑसिकल्स को, सिवाय ऑसिकल्स की, स्टेपीज की, फुट प्लेट के अलावा बाकी सब कुछ को हम निकाल देते होते हैं, और जो यूस्टेशियन ट्यूबर्स की कंप्लीट ओब्लिटरेशन वगैरह कर देते होते हैं। ओके, तो जो रेडिकल मास्टोडेक्टमी होती है इस वक्त करते हैं जब कॉलेस्टिटोमा को सेफली रिमूव ना कर सके, यानी ये जो यूस्टेशियन ट्यूब अराउंड विंडो को इन्वेट कर रहा है, ये जो प्रीवियस अटेम्प्ट है कॉलेस्टिटोमा को रिमूव करने वाली, तो वो आपकी फेल्ड हो चुकी है। या बिनाइन ट्यूमर, ग्लोमस ट्यूमर को रिमूव करने के लिए, या फिर कार्सिनोमा मिडल ईयर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अप्रोच टू द पेट्रस एपेक्स। तो आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कॉलेस्टिटोमा। तो ऑलरेडी मैं सारा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉलेस्टिटोमा को ठीक करने के लिए, लाइक अगर कॉलेस्टिटोमा सेफली रिमूव नहीं कर सकती या प्रीवियस अटेम्प्ट फेल है तो आपने रेडिकल मास्टोडेक्टमी, वरना अदरवाइज एटिकोवेंट्रल के लिए, खासतौर पर जो सीएस ओम होता है इसके लिए मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी होती है। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस इज अ टाइप ऑफ किनाल वाल डाउन ऑपरेशन जिसमें पोस्टीरियर मीएटस वाल को निकाल देते होते हैं, तो ये आपने नोट कर लेना है। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया। किनाल वाल आपको किनाल वाल डाउन ऑपरेशन विद और विदाउट टिम्पैनोप्लास्टी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टैक्सिस। ठीक हो गया। अब एपिस्टैक्सिस को ट्रीट करना है, मैनेज कैसे करना होता है, अब इसके डिफरेंट स्टेप्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट एड मैनेजमेंट है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के अंदर नंबर 1 आपका पिंच आ जाता है। ओके, नोज को आपने पिंच करना होता है। ठीक है। ओके, नंबर 2 आपका मेथड आ जाएगा, ट्रोटर मेथड आ जाएगा। अच्छा, पिंच करना है 5 मिनट तक। इसके बाद है ट्रोटर मेथड। ट्रोटर मेथड में आपने बैठना होता है, लीन करना है, लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकना होता है। ओके, और किसी भी ब्लड को स्पिट आउट कर देना, मुंह से सांस लेना होता है। और लास्ट में कोल्ड कंप्रेशन है। इसके बाद आपकी कॉटराइजेशन है। कॉटराइजेशन एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में यूजफुल होती है जब ब्लीडिंग पॉइंट को आपने लोकलाइज कर लिया होता है। ठीक है। ओके, तो ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पैकिंग करनी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर नेजल पैकिंग है, या एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन है, या एसएमआर से आप फ्लैप को रेस करोगे, या लाइगेशन ऑफ वेसल है। लाइगेशन ऑफ वेसल के अंदर कौन कौन सी वेसल आपको लाइगेट करनी है, लाइक सफिनोपैलेटल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, थ्मोइडल आर्टरी, ये आपने करना होता है। लास्ट में टेस्ट पाल और इम्बोलाइजेशन को भी देख लेना। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल के क्वेश्चन है। तो फॉरेन बॉडी नॉस का सिनेरियो है। अच्छा, फॉरेन बॉडी नॉस, तो फॉरेन बॉडी नॉस का एक टिपिकल सिनेरियो आता होता है जिसको आपने याद रख लेना है। उस टिपिकल सिनेरियो की शुरुआत होती है यूनिलैटरल से। यूनिलैटरल फुल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, यूनिलैटरल फुल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज है, पुरुलेंट ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है, तो आपका पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा फॉरेन बॉडी ऑफ नॉस। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, और दूसरे इंपॉर्टेंट कॉजेज में राइनोलिथ आ जाएगा, नेजल डिफ्थीरिया आ जाएगा, नेजल मियासिस आ जाएगा, एक्यूट एंड क्रॉनिक यूनिलैटरल राइनोसाइनोसाइटिस आ जाता होता है। ठीक है। बाकी इनको रिमूव करने के लिए आप क्या क्या करते हो, बाकी एंडोस्कोपी वगैरह करते हो। ठीक है। बाकी डिफरेंट चीज़ें होती है। बाकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशन में लाइक फॉरेन बॉडी से राइनोलिथ की फॉर्मेशन हो सकती है, या ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में इनहेल हो सकती है, या नेजल इन्फेक्शन साइनोसाइटिस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस को ठीक कैसे करना है, इससे पहले एक सवाल भी आएगा, ऑटोमाइकोसिस का डायग्नोसिस मोस्ट प्रोबेबली शायद आगे आएगा, तो उसको हम देख लेंगे। ऑटोमाइकोसिस का अच्छा, ऑटोमाइकोसिस का डायग्नोसिस लास्ट में देख लेंगे। अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट होता है ऑटोमाइकोसिस का, सबसे पहले आपने एयर टॉयलेट करना होता है, यानी जो आपने जो डेड टिश्यूज को आपने रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले आपका चीज़ क्या होगी, अच्छा नोट कर लेना कि जो ऑटोमाइकोसिस होता है ना, कैंडिडा अल्बाइकन एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इन 3 की वजह से होता है। सबसे पहला स्टेप होगा एयर टॉयलेट, जिसके अंदर आप तमाम डिस्चार्ज, तमाम एपिथेलियल डेब्रिस को निकाल देते होते हैं। और ये कैसे करोगे आप, ये सिरिंजिंग से, मॉपिंग से, सक्शन से करते हैं। नंबर 2 स्पेसिफिक एंटीफंगल ड्रग यूज करनी है। फॉर एग्जांपल निस्टैटिन हो गया, क्लोट्रिमजोल हो गया। निस्टैटिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्लोट्रिमजोल 2% सैलिसिलिक एसिड एंड अल्कोहल आपने यूज़ करना होता है। ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कान को हमेशा ड्राई रखना होता है, और एंटीबायोटिक स्टीरॉइड प्रिपरेशन यूज़ करनी है फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, ये बात नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डीएनएस का सिनेरियो है, वाई पेशेंट कंप्लेन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन बोथ नॉस्ट्रल्स। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह क्या होती है आपको पता है, यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट वाला आपको ये देखने को मिल सकता होता है। ठीक है। ओके, तो आगे हम यानी डीएनएस का एक सिनेरियो था, तो डीएनएस की क्या क्या चीज़ें आपने नोट करनी है क्लिनिकल फीचर के अंदर। अच्छा, डीएनएस में एक साइन इंपॉर्टेंट साइन कह रहे जो टेस्ट होता है जिसका नाम है कोटल टेस्ट, इसको रट्टा मार लेना। ओके, ठीक है। और एक और बात आपको बताता जो थोड़ा सा ना लफ्ज़ों का हेर फेर है, अगर एक्सट्रीम डेविएशन होती है नेजल सेप्टम की, तो जो वाइडर साइड है वहाँ पर एट्रोफिक रिनाइटिस भी हो सकता है, और वाइडर साइड के ऊपर आपको हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लेना। और हाइपरट्रॉफी इंफीरियर और मिडिल टर्बिनेट की होती है ताकि ये वाइट स्पेस को रिड्यूस कर सके और हम जो क्रस्टिंग है उसको वाइट कर सके। ठीक है। जो यहाँ पे अपेयरेंस होती है वो मलबरी अपेयरेंस होती है। ठीक है। तो डीएनएस का आगे एटियोलॉजी वगैरह आपसे पूछी जाएगी। डीएनएस में अच्छा, बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन किस कंडीशन के अंदर होती है डीएनएस के,
ओके। तो जो आपका एस शेप डिफॉर्मिटी होती है, एक एंटीरियर होता है, ठीक है, एक सी शेप होता है, एक एस शेप होता है, एक सपर होता है जो कि इम्पिंच करता है टर्मिनेट को, थिकनिंग होती है, सेप्टल हीमाटोमा हो जाता है। क्लियर। और जिसकी इटियोलॉजी है ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर, रेशियल फैक्टर और हेरिडिटरी फैक्टर। जबकि इसके क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक साइनसाइटिस हो सकता है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी आ सकती है, एनोस्मिया हो सकता है, ओके, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। ये आपने नोट कर लेना। यानी इन शॉर्ट काफ़ी सारी इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एट विच लेवल, ओके, ओके। और ट्रैकियोस्टमी इस परफॉर्म, तो किस लेवल पे आप ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म करते होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रैकियोस्टमी की यहाँ पर आपको डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि एक ट्रैकियोस्टमी को डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सर्जरी, तो 3 जगह पे करते होते हैं, एक हाई होती है, मिड होती है, एक लो ट्रैकियोस्टमी होती है। इन तीनों को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो आपकी हाई ट्रैकियोस्टमी होती है, अच्छा ये परमानेंट ट्रैकियोस्टमी है। जो ट्रैकियोस्टमी को थोड़ा देखने से पहले आपने इस्थीमस के लेवल को देखना है, जो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग के लेवल पे पड़ा होता है। तो जो हाई ट्रैकियोस्टमी होती है थायराइड इस्थीमस से ऊपर की जाती होती है, ओके, ठीक है। इन शॉर्ट के फर्स्ट रिंग और सेकंड रिंग के दिन बयान की जाती होती है। अब ये फर्स्ट रिंग को क्या कर लेगी, वायलेट कर लेगी। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में पेरिकॉन्ट्रैक्टस और क्रिकॉइड कार्टिलेज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस है, लेकिन इसको हम सिर्फ कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स के अंदर करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि मिड ट्रैकियोस्टमी सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल यही होती है, सेकंड और थर्ड से की जाती होती है। क्लियर, ओके। इसके बाद लो ट्रैकियोस्टमी थायराइड इस्थीमस के लेवल से नीचे की जाती है। यहाँ पे ट्रैकिया को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा हमारी जो मेजर वेसल होती है उनको भी नुकसान पहुंच सकता होता है। और ट्रैकियोस्टमी की इंडिकेशन कौन कौन सी होती है, रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंड सेक्रेशन और रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी है। जबकि इसके जो फंक्शन होते हैं वो अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ब्रीदिंग है, एल्विलर वेंटिलेशन को इंप्रूव करना, एयरवे की प्रोटेक्शन करना, रिमूवल ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर पल्स रिस्पायरेशन आ जाएगा। जबकि एनेस्थीसिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि टाइप्स के अंदर आपने परमानेंट ट्रैकियोस्टमी, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टमी, इलेक्टिव ट्रैकियोस्टमी, परक्यूटेनियस डायलेटेशन ट्रैकियोस्टमी और मिनी ट्रैकियोस्टमी, जिसको क्रिकोथायरॉयडोटमी भी कहते हैं, ये हम करते होते हैं। ओके। तो एट विच लेवल, जो प्रेफरेबली हमारा कौन सा होता है, मिड ट्रैकियोस्टमी, जो कि इस्थीमस के लेवल पे की जाती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला, ये नोट कर लेना। हाउ द पेशेंट ऑफ वोकल नोड्यूल विल प्रेजेंट, तो जो वोकल नोड्यूल होता है, ज़्यादातर वोकल नोड्यूल, वैसे मुझे इतना वोकल नोड्यूल होता नहीं है, लेकिन जितना मैं बोलता हूँ, अच्छा वोकल नोड्यूल, ओके। तो वोकल नोड्यूल ये वॉइस एब्यूज़ की वजह से या वॉइस मिसयूज़ की वजह से देखने को मिलता है। इनको सिंगर या स्क्रीमर नोड्यूल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा कॉमन होते हैं, सिंगर्स में रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होते हैं, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर होगा हॉर्सनेस, आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 वोकल फटीग होगा, ज़्यादा बोलेगे तो थक जाएगी उसकी वॉइस और आपको गर्दन में दर्द होगा, खासतौर पे प्रोलॉन्ग फोनेशन पे। अब ये जो वोकल नोड्यूल जिनको सिंगर या स्क्रीमर नोड्यूल भी कहते होते हैं, तो ये जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 पे पड़े होते हैं, बिकॉज ये मैक्सिमम एरिया जो कि वाइब्रेट करता होता है और इसमें मैक्सिमम ट्रॉमा होता है, वोकल ट्रॉमा की वजह से होता है। टीचर्स में, एक्टर्स में, वेंडर्स में या पॉप सिंगर में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। और इसकी अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या, ट्रीटमेंट इसका आपका कुछ भी नहीं है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। स्पीच थेरेपी, री एजुकेशन वगैरह आपने करनी होती है, ठीक है, वॉइस अरेस्ट आपने करवाना होता है। लेकिन अगर बड़ा नोड्यूल है, ठीक है, और यार लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो आपने उसको एक्सरसाइज कर देना। एक्सरसाइज करने के लिए या तो कोल्ड इंस्ट्रूमेंट से या फिर लेजर से आप करते हो, यानी क्रायो से या लेजर से आप उसको उड़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन एटिको एंट्रल एंड द ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ CSOM, ओके। तो इनका डिफरेंस है। अब इसका जो डिफरेंस है उसके मैं कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ। तो ADPCG, ए से बनेगा आपका ऑडियोग्राम, जो कि ट्यूबर टिम्पैनिक या सेफ टाइम में आपका माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, और एटिको एंट्रल या अनसेफ में कंडक्टिव या फिर मिक्स्ड हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलता होता है। और एक और बात नोट कर लेना कि ट्यूबर टिम्पैनिक के अंदर राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी जो पेशेंट कहता है कि जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के प्रेजेंस में उसकी हियरिंग बेटर हो जाती है एज कम्पेयर टू ड्राई ईयर। तो ये क्यों होता है, ये फेस डिफरेंस की वजह से होता है। जो डिस्चार्ज होती है, जो कि ट्यूबर टिम्पैनिक में नॉन ऑफेंसिव म्यूकॉर्ड या म्यूकोप्रूलेंट होती है, इंटरमिटेंट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती है। क्लियर। तो ये जो डिस्चार्ज होती है ना, ये फेस डिफरेंस को मेंटेन करती है। लेकिन अगर आपका कान बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ होगा, तो साउंड वेव होगी ओवल विंडो और राउंड विंडो को स्ट्राइक करेगी सेम टाइम पे ऊपर साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल वगैरह कर देगी। लेकिन अगर डिस्चार्ज होगी तो वो फेस को मेंटेन करती होती है। जबकि आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये तो था ट्यूबर टिम्पैनिक के अंदर। जबकि जो कोलेस्टीटोटोमा या टीको एंट्रल के अंदर क्या देखने को मिलता है, टीको एंट्रल के अंदर नोट कर लेना कि यहाँ पे एक चीज़ होती है कोलेस्टीटोटोमा हेरर। कोलेस्टीटोटोमा हेरर का मतलब होता है, ओके, कि जो हेयरिंग होती है नॉर्मल होती है, ओके। जब कोलेस्टीटोमा जिसने ऑसिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उस गैप को ब्रीच कर लेगा जो कि डिस्ट्रॉयड, जो कि ऑसिकल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इन शॉर्ट के ऑसिकल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन कोलेस्टीटोमा ने इस गैप को कवर कर लिया, जिसकी वजह से हेयरिंग नॉर्मल होती है। हालांकि ऑसिकल उड़ चुकी है, तो उसको बोलते हैं हम कोलेस्टीटोमा हेयर, ठीक है। बाकी इन दोनों का डिफरेंस मैं बता रहा था, ट्यूबर टिम्पैनिक और एटिको एंट्रल का। तो ADP, ए से ऑडियोग्राम, इसमें कंडक्टिव, उसके अंदर मिक्स्ड हियरिंग लॉस, डी से डिस्चार्ज। तो ट्यूबर टिम्पैनिक में प्रोफ्यूज म्यूकॉइड या ऑर्डरलेस होती है,
है, इसमें स्कांटी पुरुलेंट या फुल स्मेलिंग होती है। पी से आपका परफोरेशन, ट्यूबाटिक यानी में सेंट्रल वहाँ पे एटिक या मार्जिनल होती है। इसके अलावा सी से कोलिस्टीटोमा, तो कोलिस्टीटोमा और कॉम्प्लिकेशन आपको एटिक कंट्रोल में देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे ग्रैनुलेशन वगैरह आपको उसमें देखने को मिलती है, किसके अंदर, एटिको एंट्रोल में मेनली आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लेना। बाकी ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाती है, ओके, तो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ मास्टोइड एब्सेस। तो जो मास्टोइड एब्सेस है, जिसको सिंपल हम मास्टोइडाइटिस, अच्छा जहाँ भी एब्सेस आ जाए ना, अभी ईएनटी की बात करते हैं तो आप इंसिडेंट ड्रेनेज के अलावा कुछ भी आपने नहीं देखना होता, ठीक है। इंसिडेंट ड्रेनेज आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्टेप वगैरह आ जाता होता है। क्लियर, ठीक है। तो मास्टोइड एब्सेस या सिंपल उसको मैं क्या बोलूँ, मास्टोइडाइटिस, तो एक्यूट मास्टोइडाइटिस या मास्टोइड एब्सेस वैसे एक ही बात होती है। क्लियर, तो अब इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है ना, वो सुपरेशन ऑफ मास्टोइड लिम्फ नोड, फ्रेंकल और इन्फेक्शियस सिबेशियस सिस्ट। और ट्रीटमेंट के अंदर नंबर 1 आपने पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, नंबर 2 एंटीबायोटिक करनी होती है, मॉक्सिलिन या एम्पिसिलिन वगैरह आपने यूज़ करनी होती है, स्पेसिफिक भी यूज़ कर सकते होते हैं। फिर आपने मेनिंगोटमी परफॉर्म करनी होती है, ठीक है, मेनिंगोटमी, तो मेनिंगोटमी करके आप कर सकते होते हैं। बाकी इसके अलावा आपने लास्ट में कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी वगैरह करनी होती है। कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी के अंदर आपने क्या करना होता है, कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी जब करते होते हैं जब सब पेरियोस्टल एब्सेस होती है या पोस्टीरो सुपीरियर मिएटल वाल की सैगिंग होती है या पॉजिटिव रिजर्वायर साइन है। फॉर एग्जांपल जो मिएटस होता है वो जल्दी से भर जाता है पस से आफ्टर इट हैज़ बीन मॉप्ड आउट, यानी रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्चार्ज आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ एयर, तो उसको बोलते हैं हम रिजर्वायर्ड साइनोरी। आपको CSF राइनोरी में भी देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लेना। बाकी कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी आप सबको पता है कि सब पेरियोस्टल एब्सेस, इसके अलावा इंट्रा टेम्पोरल और एक्स्ट्रा क्रेनियल या इंट्राक्रेनियल हमारी कॉम्प्लिकेशन वाला, ये चीज़ें देख लेना आप, ओके। इसके बाद है स्नैरियो वोकल नोड्यूल। तो वोकल नोड्यूल का 1 सेकंड बता दिया कि जो बच्चा होता है वॉइस अब्यूज़ या मिस यूज़ की वजह से देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद है हॉर्सनेस आफ्टर शाउटिंग। अच्छा, अगर शाउटिंग है, अगर शाउटिंग के बाद आपको वोकल नोड्यूल तो ना देखने को मिले, आपको वोकल पॉलिप देखने को मिल सकता है। तो वॉइस अब्यूज़ की वजह से वोकल नोड्यूल और जो शाउटिंग की वजह से आपको वोकल पॉलिप देखने को मिलता है, सडन शाउटिंग जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड में हैमरेज होता है, सेम जगह पे होगा। लेकिन एक बात नोट कर लेना कि जो वोकल नोड्यूल होते हैं हमेशा बायलैटरल होते हैं, लेकिन ये वाला जो वोकल पॉलिप होते हैं आपको यूनिलैटरल देखने को मिलता है। खासतौर पर स्मोकिंग में, एलर्जी में भी आपको देखने को मिल सकता होता है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लाइक इसमें हॉर्सनेस आपको देखने को मिलती है। डिप्लोफोनिया मीन डबल वॉइस, ये आपको देखने को मिल सकता है ड्यू टू डिफरेंट वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वोकल कॉर्ड होता है। ट्रीटमेंट की तरफ आपने सर्जिकल एक्ससीजन करना होता है, ओके, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोलेरिंजोस्कोपी वगैरह करनी होती है, स्पीच थेरेपी करनी होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि सिनेरियो ऑफ रॉड साइडेड एक्सीडेंट है विद नेजल डिफॉर्मिटी है, ओके, हाउ वुड यू ट्रीट इट। तो रॉड साइडेड एक्सीडेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सेप्टम की डेविएशन वगैरह हो गई है, ठीक है, तो सेप्टम की डेविएशन को ठीक करने के लिए 1 सेकंड आपने SMR और सेप्टोप्लास्टी का नाम ले लेना है, ठीक है। बाकी और इसके अलावा आपके जो ट्रॉमा की वजह से और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से आपका सेडल नॉस डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, जिसकी वजह जो कि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर वगैरह, यानी ऐसे नेजल ट्रॉमा जिसकी वजह से डिप्रेस्ड फ्रैक्चर होता है, तो उसकी वजह से सेडल नॉस डिफॉर्मिटी भी आपको देखने को मिल सकती होती है। इसको आप कैसे ठीक करते होते हो, इसको आप ठीक करते हो ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी से, ठीक है। जबकि हम्प नॉस है उसको ठीक करने के लिए रिडक्शन राइनोप्लास्टी करते हैं। रिडक्शन मीन किसी चीज़ को रिड्यूस वगैरह कर देंगे। और जो आपका क्रूक्ड नॉस है और डेविएटेड नॉस है, ठीक है, ओके। अब जो आपका जो असल में क्रूक्ड नॉस होता है ना, इसमें जो मिड लाइन ऑफ टॉर्सम होता है वो कर्व्ड होता है, ठीक है, सी या शेप मैनर के अंदर। अब उसको कैसे ठीक करोगे, राइनोप्लास्टी से और सेप्टो राइनोप्लास्टी से, तो ये सिंपल से आपने पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि DNS टुवर्ड्स द राइट साइड विद द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, इन द लेफ्ट साइड, ओके, तो उसके कॉज वगैरह बताए हुए डिफाइंड, अच्छा, ठीक है। तो कहते हैं कि DNS के नेजल ऑब्स्ट्रक्शन लेफ्ट साइड पे है, तो उसका काज क्या है। अब देखो ना, लेफ्ट साइड पे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो उसकी वजह क्या है, दिस इज ड्यू टू कंपनसेटरी जो इंफीरियर टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी होती है ना, ठीक है, ओके। ऑब्स्ट्रक्शन तो ठीक है, एक साइड पे तो आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे सेप्टम डेविएट हुआ है। जो आपको अपोजिट साइड के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, आपको इंफीरियर टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी भी आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, ओके, ऑलमोस्ट हमारे कवर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइंड ओरल पॉलिप। अच्छा, ये ओरल पॉलिप है, ठीक है। अब नेजल पॉलिप से इसको कंफ्यूज ना कर देना है। जो नेजल पॉलिप होता है ना, नेजल पॉलिप आर द नॉन नियोप्लास्टिक मैसेज ऑफ एडिमेटस म्यूकोजा। मिलता जुलता हमारा ओरल पॉलिप ही आ जाएगा। अब ये भी क्या है, स्मूथ मैस ऑफ एडिमेटस और इन्फ्लेम म्यूकोजा जो कि प्रोट्रूड करेगा थ्रू द परफोरेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट करेगा एक्सटर्नल किनाल के अंदर। अब यहाँ पे नोट कर लेना कि जो ट्यूबर टिम्पैनिक होता है इसमें जो पॉलिप होता है पेल होता है, लेकिन जो आपका एटिको एंट्रोला है वहाँ पे पॉलिप पिंक और फ्लैशी पॉलिप होता है, बस ये देख लेना। बाकी वही ऑलमोस्ट वही डेफिनेशन, लेकिन वहाँ पे नोज या साइनस के म्यूकोजा से, जबकि ये मिडिल ईयर म्यूकोजा का एडिमेटस टिश्यू था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेयर्स ऑफ पार्स टेंसा, ठीक है, और लेयर्स ऑफ पार्स फ्लैसिडा। तो ये लेयर्स आपने
तो इन शॉर्ट आपने नोट कर लेना है कि यहाँ पर जो लेयर्स होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, सिंपल से नोट कर लेना कि 3 लेयर्स होती है। ओके, आउटर एपिथेलियल, इनर म्यूकोजल और मिडल वाली फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, अब मिडल फाइब्रस लेयर होती है ना, अब ये बात नोट कर लेना कि जो फाइब्रस लेयर होती है वो डिफर करती होती है किसके अंदर, पार्स फ्लैसिडा के अंदर और पार्स टेंसा के अंदर। जो पार्स फ्लैसिडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है फाइब्रस लेयर और ये ऑर्गेनाइज नहीं होती इनटू द रेडियल, सर्कुलर और पैराबोलिक फाइबर। लेकिन पार्स टेंसा के अंदर जो मिडल फाइब्रस लेयर होती है रेडियल, सर्कुलर और पैराबोलिक लेयर्स बनाना शुरू कर देती है। बस ये देख लेना। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में आपने क्या करना होता है, 12 हफ्तों तक आपने एंटीबायोटिक वाला आपने यूज़ करना होता है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपने 12 हफ्तों तक यूज़ ना किया तो फीवर तो चला जाएगा, कान का दर्द भी बेशक आपका ठीक हो जाए लेकिन कान में पानी भरना शुरू हो जाएगा और शायद आपका कान का दर्द भी वापस आ जाए। ओके, ठीक है। इसके बाद हम आगे की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट में एंटी बैक्टीरियल थेरेपी है जो कि फीवर या सीवियर एक वाले पेशेंट में करते होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को टारगेट करते होते हैं। इसमें आपने एम्पिसिलिन या मॉक्सिलिन आपने देना होता है, क्लियर, और क्लेविलिनिक एसिड भी साथ मिला देना है। इसके अलावा डिकॉन्जेस्टेंट नेजल ड्रॉप, ओरल नेजल डिकॉन्जेस्टेंट नेजल ड्रॉप में इफेड्रिन आ जाएगा। ओके, और ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन ये आ सकता होता है टू रिलीव द यूस्टेशन ट्यूब एडिमा। ओरल नेजल डिकॉन्जेस्टेंट फॉर एग्जांपल सूडोइफ्रीन आपने या एंटीहिस्टामिन यूज़ करना है। एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक लाइक पैरासीटामोल, या टॉयलेट करना जिसमें आपने तमाम से उसको निकाल देना होता है, डिस्चार्ज वगैरह को। डिस्चार्ज तो वैसे इतना देखने को मिलता नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर मिल जाए तो आपने टॉयलेट करना है। ड्राई लोकल हीट और लास्ट में मेनिंगोटमी। अब मेनिंगोटमी एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में किस किस कंडीशन में करते होते हैं। नंबर 1 है कि अगर ड्रम बल्ज हो रहा है और एक्यूट पेन है। नंबर 2 है कि इनकम्प्लीट रेजोल्यूशन है डिस्पाइट एंटीबायोटिक, ठीक है, और या फिर है कि जो इफ्यूजन परसिस्टेंट इफ्यूजन है, यानी जो इफ्यूजन है वो खत्म ही नहीं हो पा रही। ओके, इसके अलावा और आप जो मेनिंगोटमी होती है ना वो किन किन कंडीशन में करते होते हैं। मेनिंगोटमी आप एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अलावा आप उसमें भी करते होते हैं। फॉर एग्जांपल ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन वगैरह के अंदर भी करते हो, एयरोटाइटिस मीडिया या टीलैक्टिक एयर में भी करते होते हैं। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं ओके ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोमाइकोसिस। अच्छा, ये तो ऑलमोस्ट हो गया कि एयर टॉयलेट आप करते हो, स्पेसिफिक एंटी फंगल ड्रैगलिन, स्टेटिन, कोलोट्रिमेजोल वगैरह हो गया, क्लियर। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ आपने नोट करनी होती है, लाइक 2% सैलिसिलिक एसिड इन अल्कोहल है। एयर को आपने हमेशा हमेशा आपने ड्राई रखना होता है, पानी एंटर नहीं होने देना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन वगैरह बन जाएगा। और इसको ट्रीट कैसे करते होता है, ओके, तो इसका जो डायग्नोसिस होता है ना वो क्लिनिकल ग्राउंड पे करते होता है, ठीक है, ओके। और अगर डाउटफुल केसेस है तो आपने मटेरियल लेना है एयर किनाल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अब इसका जो पीरियोडिक एसिड स्क्रिप्ट स्टेनिंग है, ये आपने PES स्टेनिंग यूज़ करनी है जिसमें आपको हाइफी देखने को मिलेगा। तो आपने डेब्रिस को रिमूव कर देना है, निस्टैटिन आपने यूज़ करना है, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपने पानी को अवॉइड करना है कि कान में पानी कभी भी एंटर ना हो। उसके अलावा आपने क्या करना होता है कि स्क्रैचिंग को अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोजीशन ऑफ प्रूफ पंक्चर, ठीक है। अब पोजीशन का सवाल आपको एग्जाम में रिलेटिवली ज़्यादा पूछा जाता होता है, ठीक है, तो मैं एक मतलब आपको ईजी करके बता देता हूँ। मेनिंगोटमी के लिए ऑलमोस्ट कोई पोजीशन वगैरह नहीं होती, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। बाकी हम आ जाते हैं, अच्छा, जो कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, रेडिकल मास्टोडेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी और मेनिंगोप्लास्टी, इन सब के अंदर सेम पोजीशन होती है। क्या होगा, पेशेंट लेटा हुआ होगा, फेस इसका एक साइड पर ट्रेंड होगा और जिस एयर को हमने एग्जामिन करना होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ये तीनों के अंदर सेम है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रूफ पंक्चर। अच्छा, प्रूफ पंक्चर को एंट्रल लैवेज भी कहते होते हैं। उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें लिच, ट्विस्ट, स्ट्रोकार एंड कैनुला यूज़ करते होते हैं, कि क्लियर। और इसमें पंक्चर किस स्थित कौन सी दीवार को करेंगे, नंबर 1 मैक्सिलरी साइनस के मीडियल वाल को तोड़ेंगे, और किस जगह से तोड़ेंगे, इंफीरियर मीएटस वाले एरिया से तोड़ते होते हैं, क्लियर। और ये सब एक्यूट क्या क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में करते होते हैं, या एंट्रल कंटेंट के स्पेसिमेन को जमा करने के लिए हम इस्तेमाल करते होती है। और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है वो एक्यूट होती है, ओके। तो अच्छा, मैं ब्रीफ करके बता रहा था कि अच्छा, पहली पोजीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी कि जो सुपाइन है फेस एक साइड पे होगा, तो आपको मैंने 3-4 बता दिया। इसके बाद आपने नोट करना है कि कार्डवल लक्स में, SMR में, इंट्रानेजल इंफीरियर एंट्रोस्टमी में, SMR सेप्टोप्लास्टी, इन सब के अंदर एक ही सेम पोजीशन होती है। वो कौन सी पोजीशन होती है, वो ये होती है कि आपने क्या करना है, पेशेंट को ओके रिक्लाइन करना होता है। रिक्लाइन करना है विद द हेड एंड ऑफ द टेबल रेस्ट, के जो टेबल का जो हेड एंड है वो रेस्ट होगा, पेशेंट को रिक्लाइन करना होता है, और पेशेंट सुपाइन होगा, फेस इसका ऑपोजिट साइड पे पुश्ड होगा, ट्रेंड होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट सबके लिए, यानी रिक्लाइनिंग पोजीशन विद द हेड एंड ऑफ द टेबल रेस्ट। सेप्टोप्लास्टी, SMR, इंट्रानेजल वाला या कार्डवल लक्स, जिसको इंटीरियर एंट्रोस्ट में भी करते हैं। और यहाँ पर आप कैसे ओपन होते हो, बाई किनाइन फोर्सेस से एंटर करते हैं बाय द सबलेबियल अप्रोच, ठीक है, ओके, ये बात नोट कर लेना। इसके अलावा जो आपका होता है, यानी लेरिंजोस्कोपी वगैरह हो गया,
डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, इन सब के अंदर कौन सी पोजीशन होती है? इन सब के अंदर आपकी कौन सी पोजीशन होती है? बार्किंग डॉग पोजीशन होती है। बार्किंग डॉग पोजीशन के अंदर क्या होता है? पेशेंट सुपाइन होगा, हर एक के अंदर पेशेंट सुपाइन होता है, हेड को एलिवेट कर देंगे बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द हेड। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? नेक को फ्लेक्स करते हैं ऑन द थोरेक्स और हेड को एक्सटेंड करते हैं एट द एटलांटो एक्सिपिटल जॉइंट। तो ये बार्किंग डॉग पोजीशन। और लास्ट में रॉस पोजीशन है, जिसमें हेड के नीचे शोल्डर क्या करते हैं? हेड को एक्सटेंड करते हैं बाय प्लेसिंग अ पिलो अंडर द शोल्डर। इसके अलावा रबर रिंग अप्लाई करते हैं अंडर द हेड टू स्टेबलाइज इट। तो ये आपकी कौन सी है? टॉन्सिलेक्टमी के अंदर, ट्रैकियोस्टमी के अंदर इस्तेमाल होती है, एडिनोइडेक्टमी और प्रूफ पंक्चर में आ जाती होती है। तो मैंने सबकी पोजीशन वगैरह बता दिया। इसके बाद है फीचर्स ऑफ साइनोसाइटिस है। ओके, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ साइनोसाइटिस वगैरह, तो जो राइनोसाइनोसाइटिस सिंपल एक्सप्लेन करूँ या फिर साइनोसाइटिस, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। लाइक रिनाइटिस की वजह से आपको साइनोसाइटिस देखने को मिलता है। तो जो एक्यूट वाला होता है 4 हफ्तों से कम का, सब एक्यूट 4 से लेकर 12 का, क्रॉनिक 12 हफ्ते से ज़्यादा का, और रिकरेंट के अंदर क्या होता है? 4 या 4 से ज़्यादा एपिसोड एक साल के अंदर। और जो एक एपिसोड है वो तकरीबन 7 से लेकर 10 दिन तक एक्सटेंड करेगी और ये रिकवर भी हो जाएगी। जबकि जो सिम्टम्स होती है, नंबर 1 नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को नोट करना है, नंबर 2 नेजल डिस्चार्ज होगी, कंजेशन होगी, ठीक है। ओके, एंटीरियर हो सकती है कि आप पीछे की तरफ, पोस्ट नेजल ड्रिप, फेशियल पेन या प्रेशर हो सकता है, सेंस ऑफ स्मेल में अल्टरेशन जिसको हाइपोस्मिया या नॉस्मिया कह सकते हैं। बाकी दूसरे सिम्टम यानी मोटे मोटे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तैयार कर लेना, ठीक है। और अगर मोटा मोटा और बताऊं कि जो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के अंदर जो पेन होता है ना, वो गम्स या टीथ की तरफ रेफर कर जाता है, टेंडरनेस होती है ओवर द एंटीरियर वॉल ऑफ एंट्रम, ठीक है। रेडनेस और एडिमा ऑफ चीक देखने को मिलेगा, ओके। और इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर आपको पफिनेस देखने को मिलती है, कौन से आईलिड की? लोअर आईलिड की। जबकि अपर आईलिड की जो पफिनेस होती है वो एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस में होती है, जिसमें आप ट्राफिनेशन करते हैं। ट्राफिनेशन में फ्लोर ऑफ साइनस को एक्सपोज करते होती है, क्लियर। जबकि दोनों, अगर आइज की स्वेलिंग है तो पेन है ओवर द ब्रिज ऑफ नोज, तो एक्यूट एथमोइडल साइनोसाइटिस के अंदर होता है। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डीएनएस। तो डीएनएस वैसे कहते किसे हैं? डेविएटेड नेजल सेप्टम या डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम, ठीक है। तो इसकी टाइप्स ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एंटीरियर डिसलोकेशन वगैरह हो सकता है, क्लियर। सी शेप हो सकता है, ओके, क्लियर। तो एस शेप हो सकता है, जिसमें बायलैटरल बताया था आपको मैंने। स्पर हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपका थिकनिंग हो सकती है, सेप्टल हीमाटोमा वगैरह बन सकता है, ठीक है। जो आपका इंटीरियर डिसलोकेशन है, यानी वो किसी चैम्बर के अंदर घुस जाएगा। सी शेप के अंदर क्या होगा? सी शेप कर्व होगा एक साइड के ऊपर। जो नेजल चैम्बर होगा उन द कॉनकेव साइड है, जो कॉनकेव साइड है वो वाइडर होता है, वहाँ पे कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है इंफीरियर टर्बिनेट की, जिसको मलबरी अपीयरेंस कहते हैं। एस शेप जो कि वर्टिकल या इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में हो सकता है, यहाँ पे आपको बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और लास्ट में स्पर है। स्पर क्या होता है? शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है बोन या कार्टिलेज के जंक्शन के ऊपर। बोन कौन सी है? वोमर है, और इसकी वजह से स्लोडन न्यूरैल्जिया वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और इसको देखने के लिए कॉटल टेस्ट करते हैं, इसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू एब्नॉर्मैलिटी ऑफ नेजल वाल्व है। तो ये वेस्टिबुलर कंपोनेंट ऑफ नेजल वाल्व को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। और ट्रीटमेंट के अंदर एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी वाला आता होता है। जो एसएमआर होता है सप्ता से नीचे पहले कभी नहीं करते हो, सेप्टोप्लास्टी के बाद में आप करते होते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना, ओके। तो ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? लाइक एसएमआर एक एक्सटेंसिव डायसेक्शन है, इसमें अपने तमाम सेप्टम को निकाल देना होता है, तमाम डिफॉर्म और बोनी कार्टिलेजिनस पार्ट को। जबकि सेप्टोप्लास्टी लिमिटेड सिलेक्टिव है, इसके अंदर आपने मिनिमल कार्टिलेज और बोन की एलिमिनेशन करनी है। एसएमआर 17 से पहले नहीं करती, सेप्टोप्लास्टी 17 के बाद या 17 से पहले भी कर सकते होते हैं। एसएमआर में जो म्यूकोपेरियोस्टियल म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप होते हैं, आप दोनों साइड से रेस करते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही साइड से रेस करते हैं। एसएमआर के अंदर बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट को एक्सरसाइज करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? आप स्कोरिंग करते हैं, क्रॉस हैचिंग करते हैं, रीलाइनिंग करते हैं, वेज एक्सिजन वगैरह करते होते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस एसएमआर में ज़्यादा होती है, सेप्टोप्लास्टी में रिलेटिवली कम होते हैं। एसएमआर को के अंदर री ऑपरेशन रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, सेप्टोप्लास्टी में री ऑपरेशन काफ़ी ईजी होता है। जबकि इंसिजन के अंदर क्लियर इंसिजन है, जो कि सेफ्लिक होता है टू द कॉर्डल एंड ऑफ द सेप्टम। जबकि ट्रांसफिक्सियन, हेमी ट्रांसफिक्सियन और हॉरिजॉन्टल एंड द स्पर, ये आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पॉलिप की तरफ आ जाते हैं। अब नेजल पॉलिप्स का जो ट्रीटमेंट है अब डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा पॉलिप है, ठीक है, ओके। तो पहले हम जो हमारा एथमोइडल पॉलिप है ना, बायलैटरल होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि एलर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है। डैट मीन्स कि यहाँ पर हम स्टीरॉयड या एंटीहिस्टामिन वाला यूज़ करते होते हैं, यानी यहाँ पे आप मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते होते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने क्या करना, सर्जरी आपने करनी होती है, क्लियर। तो जो नेजल पॉलिप है, बायलैटरल एथमोइडल पॉलिप है, तो उसका ट्रीटमेंट आपने मेडिकल भी आ जाएगा और सर्जिकल भी आ जाएगा। इन शॉर्ट कंजर्वेटिव है, जिसके अंदर आपने टॉपिकल और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने यूज़ करने होते हैं, क्लियर। प्रेडिनिसोलोन 40 से लेकर 50 मिलीग्राम पर डे आपने देना होता है। सर्जरी के अंदर आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्ट एक्सटेंशन, तो इसमें इंट्रानेजल पॉलीपेक्टमी आपका आ जाएगा, क्लियर। अब डिपेंडिंग अपॉन हमारा डिजीज़ कैसा होता है, लेकिन जो बेस्ट जो हमारा ट्रीटमेंट आता है ना, वो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। आपने पहले प्रेफरेंस में बोलना है कि जो हमारा रिसेंट जो ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पस के लिए, तो आपने यही बोलना है कि आपका फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, या जो रिसेंट हमारा
ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो मैं पहले एथमोइडल पॉलिप का ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि आपने एंटीहिस्टामिन से एलर्जी को कंट्रोल करना, स्टेरॉइड टॉपिकल या सिस्टेमिक स्टेरॉइड आपने यूज़ करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, ओके। तो हमारा रिसेंट ट्रीटमेंट होता है, अभी एंडोस्कोप से की जाती है 0, 30 या 70 डिग्री वाले से, ओके। इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेशन है, लाइक आपका पोलीपेक्टमी है और 3 एथमोइडेक्टमी है, इंट्रानेजल, ट्रांस एंट्रल और एक्स्ट्रानेजल। जो पोलीपेक्टमी होती है सिंपल इंट्रानेजल, इसमें 1 या 2 पोलिप जो कि क्या होते हैं पेडंकुलेटेड होते हैं, उसको आप स्नेयर से रिमूव करेंगे। अगर मल्टीपल या सेसाइल पोलिप है तो आप स्पेशल फोर्सेप यूज़ करते हैं। अब इंट्रानेजल कब करते हैं, मल्टीपल पोलिप और सेसाइल है तो उसके अंदर क्या करते हैं, उन एथमोइडल हेयर सेल की अनकैपिंग करेंगे इंट्रानेजल रूट से। एक्स्ट्रानेजल जब करते हैं जब पोलिप रिकर कर रहा है, बार बार आ रहा है और सर्जरी के लिए जो लैंडमार्क है ना वो इल डिफाइंड है। लास्ट में ट्रांस एंट्रल है, ट्रांस एंट्रल में जब इन्फेक्शन और पोलीपॉइडल चेंजेस मैक्सिलरी एंट्रम के अंदर मौजूद है तो हम क्या करते हैं ट्रांस एंट्रल। तो यहाँ पे कार्डवा लक्स ऑपरेशन से एंट्रम को ओपन करेंगे और एथमॉइड एयर सेल को अप्रोच करेंगे थ्रू द मीडियल वॉल ऑफ एंट्रम, ठीक है। तो ये आपका एथमॉइडल पॉलिप है, जबकि आपका जो हमारा सिंपल जो पॉलिप होता है इंटरकॉर्नल पॉलिप है, ठीक है। और इंटरकॉर्नल पॉलिप की तरह आपने डॉट साइन या क्रिस्टेंट साइन को रट्टा मार लेना है। जब उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर आपने कार्डवा लक्स ऑपरेशन है, इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। अगर पेशेंट की उम्र 12 साल से ऊपर है, लेकिन अगर नीचे 12 साल से तो आपने इंट्रानेजल एथमोइडेक्टमी करनी, पोलीपेक्टमी करनी होती है। तो 2 हमारे ट्रीटमेंट है कि इंट्रानेजल या सिंपल पोलीपेक्टमी या कार्डवा लक्स ऑपरेशन। कार्डवा लक्स ऑपरेशन आपने 12 साल से हमेशा ऊपर में करना होता है, इंट्रानेजल पोलीपेक्टमी 12 साल से नीचे करनी होती है, ठीक है। क्योंकि कार्डवा लक्स ऑपरेशन करोगे ना तो वो सेकेंडरी डेंटिशन को नुकसान पहुंचा देगा जो कि इंटीरियर वॉल ऑफ मैक्सिला के अंदर होती है। और लास्ट में आपका फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी तमाम एज ग्रुप्स के लिए जो कि रिसेंट हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं कॉजेज ऑफ इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर इन 25 ईयर ओल्ड। अच्छा 25 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ओके, और इसकी मैनेजमेंट पूछ रही है। तो सबसे पहला जो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगा स्ट्राइडर इस एज ग्रुप में, ठीक है, 25 ईयर ओल्ड या सिंपल जो बच्चों में जो कॉन्जेनिटल है वो आपका आता है लैरिंजोमलेशिया। तो जो पहला आपका स्ट्राइडर आता है, ठीक है, और खासतौर पर इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है। जो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है बता दूँ ये किन किन, ये जो होता है ना इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, ये आपको देखने को मिलता है किसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन और सुप्राग्लॉटिस और फायरिंग्स। अच्छा स्ट्राइडर होता है क्या, स्ट्राइडर इज अ नॉइजी रिस्पायरेशन प्रोड्यूस बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो थ्रू द नैरोड एयर पैसेजवे। तो ये इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी या बाईफेजिक, जो बाईफेजिक होता है ग्लॉटिस सब ग्लॉटिस या सर्वाइकल ट्रैकिया के अंदर, जबकि एक्सपायरेटरी वाला थोरैसिक ट्रैकिया प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में होता है। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर लैरिंजोमलेशिया में या इसके अलावा रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस। लेकिन ये बच्चों में पूछ रही है तो मोस्ट क्या होगा कॉजेज ऑफ स्ट्राइडर, तो ये आपका लैरिंजोमलेशिया। लैरिंजोमलेशिया का क्या आपका मैनेजमेंट होता है, ठीक है, ओके। तो लैरेंज तो आपने क्या करना होता है, आपने फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरेंजोस्कोपी वगैरह करनी होती है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लैरेंजोस्कोपी करोगे तो उसमें आपको ओमेगा शेप एपिग्लॉटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, ओके, इलोंगेटेड एपिग्लॉटिस होगा, ओमेगा शेप, फ्लॉपी अराई एपिग्लॉटिक फोल्ट, ओके, और रेटिनॉइड प्रोमिनेंट होगा, ओके। ट्रीटमेंट के अंदर आपने इसको 2 में डिवाइड कर देना, कंजर्वेटिव और उसका असल वाला। जो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव में आपने कुछ भी नहीं करना। जो आपका सर्जरी आती है उसमें ट्रैकियोस्टमी करनी है अगर सीवियर केसेस है, सुप्राग्लोटोप्लास्टी सीवियर केसेस के अंदर आप करते होते हैं। तो पहला तो आपने इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर का ये पढ़ लिया, ओके। तो ऑलमोस्ट आपका सबसे बेस्ट डायग्नोसिस आपका यही बनता होता है इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर का। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सुप्राग्लॉटिस को एक और चीज़ में इन्वॉल्व करती है, वो हमारा होता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस वाला, लेकिन वो इसका नहीं पूछ रहा। इसके बाद एक्सटर्नल के सवालों की तरफ आ जाते हैं, ओके। तो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल, तो इसके बड़े सिंपल क्वेश्चन है कि मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल। तो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल क्या होता है, ये आपको इसको नेक्रोटाइजिस भी कहते होते हैं। इट इज़ अ सीवियर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन काज्ड बाय सूडोमोनास एरेजिनोसा। तो ये एल्डरली डायबिटीज़ या इम्यूनोसप्रेसिव में देखने को मिलता है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, ग्रैनुलेशन होती है, फेशियल पाल्सी देखने को मिल सकती है, स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, डायबिटिक पेशेंट होगा, एल्डरली पेशेंट होगा, सीवियर उटैल्जिया होगा, ओके। सिटी स्कैन के अंदर बोन की डिस्ट्रक्शन होती है। गैलियम 67 की आप डायग्नोसिस और फॉलोअप के लिए इस्तेमाल करते होते हो। टेक्निटी हमारा ये इस्तेमाल करते हैं बोन इन्फेक्शन के लिए। ट्रीटमेंट के अंदर आपने डायबिटीज़ को ठीक करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने ईयर के नाल पर टॉयलेट करना और एंटीबायोटिक यूज़ करना। एंटीबायोटिक में सूडोमोनास एरेजिनोसा वगैरह आ जाएगा, ठीक है, जिसमें जेंटामाइसिन विद टिकार्सिलिन आ जाएगा। थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्राक्सोन, सेफ्टाजिडिम, उसके अलावा कोई नहीं लोन है। फॉर एग्जांपल सेप्राफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन ये आपने इस्तेमाल करनी होती है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद एलर्जिक रिनाइटिस है, तो एलर्जिक रिनाइटिस का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, ओके। अच्छा एक होता है एलर्जिक रिनाइटिस और दूसरा होता है वेजोमोटर रिनाइटिस। तो इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो अभी हम सिंपल एलर्जिक रिनाइटिस का ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। नंबर 1 क्या होगा, ट्रीटमेंट के अंदर आपने एलर्जन को अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपने जैसे फॉर एग्जांपल जिस चीज़ से एलर्जी है तो यानी आपने इसको 3 में डिवाइड कर देना है, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, नंबर 2 ट्रीटमेंट विद द ड्रग्स, और लास्ट में आपका आ जाएगा इम्यूनोथेरेपी। अब जो ट्रीटमेंट विद द ड्रग्स है इसमें कौन कौन से ड्रग्स होती है, लाइक आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर आ जाते हैं, एंटी हिस्टामिन है, एंटी
आपका कोलिनर्जिक ड्रग आ जाती है, एंटी आईजीई है, इसके अलावा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स आ जाती है, ठीक है। इनके एक एग्जाम्पल वगैरह देख लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लुडविक अंजाइना। तो लुडविक अंजाइना क्या होता है? लुडविक अंजाइना इज इन्फेक्शन ऑफ सब मैंडिबुलर स्पेस, ठीक है। और सब मैंडिबुलर स्पेस को आपको पता है कि दो में डिवाइड करते होते हैं, और कौन सा मसल डिवाइड करता होता है? आपका माइलो हायोइड मसल होता है, ठीक है। तो जो माइलो हायोइड होता है, जिसके ऊपर जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल कंपार्टमेंट। उससे नीचे वाला सब मैक्सिलरी और सब मेंटल आ जाएगा। और आपसे पूछे कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लुडविक अंजाइना, तो आपने डेंटल इन्फेक्शन लेना है, जिसमें जो प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स की वजह से सब लिंगुअल स्पेस का इन्फेक्शन, और सब लिंगुअल स्पेस के इन्फेक्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर्स होती है फ्लोर ऑफ माउथ की, उनके स्वेलिंग होगी, और जो टंग होती है पुश्ड अपवर्ड एंड द बैकवर्ड, ठीक है। जबकि जो आपका जो इन्फेक्शन होता है रूट ऑफ मॉलर्स का, तो उनकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा वो सब मैक्सिलरी और सब मेंटल स्पेस को इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? लाइक आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलती है, वुडी हार्ट फील आपको देखने को मिलती होती है, टंग इसमें पुश्ड अपवर्ड बैकवर्ड आपको देखने को मिलती है, लैरिंजियल एडिमा देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट कहते हैं क्या? ट्रीटमेंट कहते हैं सिस्टमिक एंटीबायोटिक है, इंसियन एंड ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस। अगर इंट्रा ओरल है तो इसमें इन्फेक्शन लोकलाइज होता है टू द सब लिंगुअल स्पेस, और एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन सब मैक्सिलरी स्पेस को इन्वॉल्व करता होता है। अब इसके अंदर क्या करना है? आपने ट्रांसवर्स इंसिजन देना है, ट्रांसवर्स इंसिजन एक एंगल ऑफ मैंडिबल से दूसरे एंगल ऑफ मैंडिबल, और लास्ट में ट्रैकियोस्टोमी करनी होती है। बाकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है? कॉम्प्लिकेशन के अंदर पैराफेरेंजियल रेट्रोफेरेंजियल स्पेस का इन्फेक्शन हो सकता है, मीडियस्टीनम तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, एस्पायरेशन, निमोनिया और सेप्टिसीमिया हो सकता है। बेजोल्ड एब्सेस की तरफ आ जाते हैं, बेजोल्ड एब्सेस, ओके। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट ट्रैकियोस्टोमी के इंसिजन पूछ रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बेजोल्ड एब्सेस की तरफ आ जाती है। बेजोल्ड एब्सेस वाला कान के अंदर है, खासतौर पर जो आपका जो मास्टर्ड एब्सेस है ना, ये उसका बता रहे हैं, ठीक है, ओके। तो दिस आर द सिंपल एब्सेसेस इन रिलेशन टू द मास्टर्ड इन्फेक्शन। जो बेजोल्ड एब्सेस होती है ये आपको एक्यूट कोआलिसेंट मास्टर्डाइटिस की वजह से देखने को मिल सकती है, जब पस ब्रेक करती है थ्रू द थिन मीडियल साइड ऑफ टिप ऑफ द मास्टर्ड। तो सिंपल जो मास्टर्ड होती है अंडर द स्टर्नोक्लेडोमास्टर्ड मसल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेजोल्ड एब्सेस कहते हैं। इसमें पेन होता है, नंबर 2 फीवर होता है, नंबर 3 टेंडर स्वेलिंग होती है नेक के अंदर, लास्ट में टॉर्टिकोलिस होता है। और उसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएगा उसका मिमोनिक होता है PGBPL। पी से आपको पैराफेरेंजियल एब्सेस देखने को मिलता है, जैसे जुगुलर वीनस थ्रोम्बोसिस है, ओके। बी से ब्रेंकियल सिस्ट जो कि इन्फेक्टेड है, ठीक है। पी से पैरोटिड ग्लैंड का एब्सेस हो जाएगा, और एल से लिम्फेडिनाइटिस। और ट्रीटमेंट कहते हैं आपने कॉर्टिकल मास्टर्डेक्टमी फॉर कोआलिसेंट मास्टर्डाइटिस आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 ड्रेनेज ऑफ नेक एब्सेस थ्रू द सेपरेट इंसिजन एंड पुटिंग अ ड्रेनेज इनटू द डिपेंडेंट पार्ट। लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, ये आपकी आ जाती होती है, ओके। लास्ट में ट्रैकियोस्टमी इंसिजन में ऑलरेडी बता चुका कि ट्रैकियोस्टमी के जो इंसिजन होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल आता होता है। इन दोनों के बारे में एक बात नोट कर लेनी है। जो आपका वर्टिकल इंसिजन है ना, दिस इज द मोस्ट फेवर्ड इंसिजन, जिसको आप इमरजेंसी और इलेक्टिव दोनों में इस्तेमाल करते होते हैं, क्लियर। इमरजेंसी और इलेक्टिव दोनों में इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन मेनली हम वर्टिकल को रखते हैं इमरजेंसी के लिए, और हॉरिजॉन्टल वाला रखते होते हैं इलेक्टिव के लिए। अब जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, हॉरिजॉन्टल का कॉस्मेटिक स्कार होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवर्ड इंसिजन जिसमें मिनिमल ब्लीडिंग और टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, तो आपका कौन सा होता है? वर्टिकल इंसिजन होता है। जो बाकी दूसरा वाला ट्रांसवर्स इंसिजन है। जो वर्टिकल इंसिजन होता है ना, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से एक्सटेंड करता है और ये जाता होता है, ओके, अब जस्ट अबव द स्टर्नल नॉच। जबकि ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ओके। तो ये सुप्रा स्टर्नल नॉच से थोड़ा सा ऊपर होता है, 2 फिंगर ब्रेथ, इसको नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके, डिफरेंस बिटवीन द सेप्टल हीमाटोमा और सेप्टल एब्सेस है, ठीक है। तो सेप्टल हीमाटोमा और सेप्टल एब्सेस में क्या फ़र्क होता है? तो एक दो मेरे पॉइंट्स आपको मैंने पहले ऑलरेडी बताए थे कि आपने इन्फ्लेमेशन की जो चीज़ें होती है ना, वो सेप्टल एब्सेस में पॉजिटिव आती होती है, और सेप्टल हीमाटोमा में इन्फ्लेमेशन नहीं बल्कि आपको मैकेनिकल कंप्रेशन वगैरह देखने को मिलता होता है। तो सेप्टल एब्सेस के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, फीवर होगा। नंबर 2 टेंडरनेस होती है। नंबर 3 लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगा। कौन सी लिम्फेडिनोपैथी? सब मैंडिबुलर लिम्फेडिनोपैथी की टेंडरनेस और इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी। लास्ट में आपको हेडेक देखने को मिलेगा। वैसे हेडेक उसमें भी, फ्रंटल हेडेक भी उसमें भी होता है। बाकी दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और जो असल में जो सेप्टल हीमाटोमा ना, सेप्टल हीमाटोमा की कॉम्प्लिकेशन सेप्टल एब्सेस, और सेप्टल एब्सेस की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? सेप्टल परफोरेशन। और सेप्टल एब्सेस की जो कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें सेप्टल परफोरेशन है, ओके। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, ओके। इसके अलावा सुप्रा ट्रिप डिप्रेशन यानी सिंपल सैडल नॉज डिफॉर्मिटी हो सकती है, मेनिंजाइटिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। और ट्रीटमेंट के अंदर सेप्टल एब्सेस को कैसे ठीक करना है? आपने ड्रेन करना होता है। इंसिजन आप कहाँ पे दोगे? मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द एब्सेस में दोगे, ठीक है, जो आप देते होते हो। बाकी आपने क्या करना होता है? इंसिजन ड्रेनेज करना होता है, सक्शन करनी होती है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक। जबकि वहाँ पे क्या करते हो? स्मॉल हीमाटोमा है तो आपने उसको सक कर लेना है, ठीक है। किससे करोगे? स्पायर करोगे विद अ वाइट बॉन्ड नीडल। लार्जर हीमाटोमा तो उसके लिए आपने इंसिजन ड्रेनेज करनी होती है, पैकिंग करनी होती है, और एंटीबायोटिक यूज़ करनी होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड हीमाटोमा। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। नंबर 1 है कि जो सेप्टम है उसकी परमानेंटली
थिकनिंग आपको देखने को मिल सकती है। नंबर 2, अगर सेप्टम में इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से सेप्टल एब्सेस हो सकती है। नेक्रोसिस ऑफ कार्टिलेज देखने को मिल सकता है, और नेक्रोसिस ऑफ कार्टिलेज की वजह से सेप्टल परफोरेशन हो सकती है। डिप्रेशन ऑफ नेजल डॉर्सम, जिसको सिंपल सैडल नॉस डिफॉर्मिटी, तो सैडल नॉस डिफॉर्मिटी, नेक्रोसिस ऑफ कार्टिलेज, सेप्टल एब्सेस, परमानेंटली थिकेंड सेप्टम, ये बातें आपने नोट कर लेनी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर हीमाटोमा टू बी कन्वर्टेड इनटू द एब्सेस। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो टाइम है कि हीमाटोमा को एब्सेस में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, अगर वैसे यहाँ बुक में एज इट इज़ टाइम नहीं लिखा हुआ तो ओके, आई हैव कन्फर्म्ड, तो ये तकरीबन 2 से लेकर 3 दिन या 72 आवर्स तक ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किनाल वाल अप और किनाल वाल डाउन, ऑल रेडी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल से पहले देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा प्रोसीजर के नाम बता देता हूँ सिंपल सिंपल। तो किनाल वाल डाउन के अंदर आपकी एटिकॉटमी आ जाता है। इसके अलावा मॉडिफाइड कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, रेडिकल मास्टोडेक्टमी, जबकि आपका किनाल वाल अप है, इसमें आपका कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी और पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी अप्रोच आ जाती है, फेशियल रिसर्च के जरिए एंटर होते हो। इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रॉनिक सुपरेटिव टाइटिस मीडिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट, और इसके अलावा कॉलेस्टीटोमा हेयर। नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल बिजोल्ड एब्सेस। पता नहीं बिजोल्ड एब्सेस इतने ज़्यादा क्यों पसंद है कि बिजोल्ड एब्सेस का नाम ले रहे हैं। अच्छा, जो एब्सेस होती है, मास्टोइड एब्सेस होती है इन रिलेशन टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, तो उसको बिजोल्ड एब्सेस कहते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, इंसिडेंट ड्रेनेज, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक है। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि 40-year-old फीमेल कंप्लेन केम विद अ कंप्लेन ऑफ डिसफेजिया, ठीक है, डिसफेजिया। तो नेम द इन्वेस्टिगेशन। तो डिसफेजिया के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक्सरे नेक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेरियम स्वैलोस को देखने के लिए होता है। और यहाँ पे ग्लोबस हिस्टैरिकस, इसको आपने नोट कर लेना है, ग्लोबस हिस्टैरिकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये देख लेना। ये फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, ये आपको इसमें यह होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो कंप्लेन करता है लंप इन द थ्रोट, ठीक है, लेकिन असल में कोई ट्रू डिसफेजिया नहीं होता। जो फीलिंग होती है लंप की, ये खाना खाने से बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती होती है। ओके, और 40 साल के अंदर जो होता है ना डिसफेजिया वाला, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने इसोफेगोस्कोपी वगैरह करनी होती है। इसके अलावा आपने बेरियम स्वैलो वगैरह कराना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्लमर विंसन सिंड्रोम या पैटरसन ब्राउन कैले सिंड्रोम, उसको ठीक करने के लिए आपने नीमिया को ठीक करना है। इसके अलावा इसोफेगस की डायलिटेशन करनी होती है बाई इसोफेगल बोकीस, तो ये भी आपने नोट कर लेना। इसके बाद है कि आ फादर ब्राउट हिज 8-year-old चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ हेयरिंग लॉस इन द राइट आफ्टर अ स्लैप ऑन द राइट चीक बाय द टीचर, के थप्पड़ मार दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है, टीएम की परफोरेशन हो जाती है। क्लियर? और याद कर लेना कि जब भी टीएम की परफोरेशन होती है ना, ट्रोमेटिक टीएम परफोरेशन है, तो आपने कुछ भी नहीं करना होता है, नो एयर ड्रॉप, ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता, खुद ब खुद हील हो जाता होता है। क्लियर? तो ये भी आपने नोट कर लेना। तो ट्रोमेटिक टीएम परफोरेशन का भी ऑलमोस्ट हमने एक क्वेश्चन वगैरह कवर कर लिया होता है। ये आपको जो सडन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका चेंज अगर आ जाता है, इसकी वजह से आपको देखने को मिलता होता है टीएम ऑफ एयर। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते होते हैं। ओके, अच्छा, मैं इसके बारे में 1-2 बातें और बता देता हूँ, पहले मैं यहाँ से देख के बता दूँ। ओके, यहाँ से ओपन कर लूँ। अच्छा, तो अच्छा, इसको ट्रीटमेंट के लिए 2 अप्रोच होती है, पैसिव और एक्टिव। जो पैसिव होती है इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना होता, कान को आपने बिल्कुल ड्राई रखना होता है, कोई ईयर ड्रॉप आपने यूज़ नहीं करने होते। क्लियर? इसके अलावा एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक आप यूज़ कर सकते होते हो। क्लियर? और जो ट्रोमेटिक परफोरेशन होती है खुद ब खुद ठीक हो जाती है, हील स्पॉन्टेनियसली विद इन द 10 वीक्स, लेकिन 2 लेयर से हमेशा हील करती होती है। एक्टिव अप्रोच के अंदर आपने इवर्जन करनी है ऑफ द एजेस ऑफ परफोरेशन की अंडर द माइक्रोस्कोप, मेरिंगो प्लास्टिक करनी है, सर्जिकल क्लोजर ऑफ परफोरेशन अगर हीलिंग नहीं हो रही 3 से लेकर 6 महीनों के अंदर। और इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस या स्टेपिस की सबलक्सेशन है, कैसे पता लगेगा कि अगर वर्टाइगो हो रहा है, निस्टैग्मस हो रहा है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होती है। इसके बाद है हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ डीएनएस। अब व्हाट इज दिस क्वेश्चन एंड व्हेन अ डीएनएस विल कंसल्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट। अच्छा, ये तो दूसरे पार्ट की तो समझ आ जाती होती है। ओके, एंड व्हेन विल यू लेबल अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डीएनएस। तो पहला वाला क्वेश्चन का जवाब मैं देना पसंद करूँगा। ओके, तो मैंने चेक कर लिया है 70 से लेकर 80% तक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जिनमें आपको डीएनएस देखने को मिलता होता है। आगे लिखा है कि व्हेन डीएनएस पेशेंट विल कंसल्ट एन ईएनटी स्पेशलिस्ट, यानी जब उसको क्लिनिकल सिम्टम हो गए, फॉर एग्जांपल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वाला साइनसाइटिस ये वाले सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, हेडेक हो गया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी है, या फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन है, या फिर स्टक्सिस है, एनोस्मी है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस केस में वो कंसल्ट करता है। व्हेन विल यू लेबल अ पेशेंट, तो कब आप लेबल करोगे, जब एक साइड पर क्या होगा, यानी इन शॉर्ट के कब करोगे, जब एग्जामिनेशन के अंदर डेविएशन होगी नेजल सेप्टम के टुवर्ड्स द लैटरल नेजल वाल्व। इसके अलावा ऑपोजिट साइड के ऊपर हाइपरट्रॉफी होगी इंफीरियर टर्मिनेट की, और लास्ट में क्वार्टर टेस्ट पॉजिटिव होगा अगर डेविएशन वाल्व वाले एरिया के अंदर है। ओके, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डीएनएस ऑलमोस्ट कर लोगे कि कंजर्वेटिव अगर उसका माइनर है, ठीक है, ठीक है, सिंपल डिविएशन है तो आपने कुछ नहीं करना होता, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो आपने सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर आपने परफॉर्म करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डीएनएस विद एक्सटर्नल नॉस डिफॉर्मिटी, ठीक है।
तो अगर एक्सटर्नल नॉस डिफॉर्मिटी है तब आप क्या कैसे ट्रीट करोगे टीएनएस को। एक्सटर्नल नॉस डिफॉर्मिटी भी है तो आप क्या करते हो, सेप्टोराइनोप्लास्टी वगैरह करते हो, ठीक है। ओके, वैसे कॉस्मेटिक रीज़न के लिए एसएमआर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बचाना है बहुत सारे कार्टिलेजेस को, तो आप क्या करते हो, सेप्टोप्लास्टी करते होते हैं, ओके, कॉस्मेटिक रीज़न के लिए। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अधूरा सवाल है यहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट एंट्रोकॉनल पॉलिप। कि एंट्रोकॉनल पॉलिप जो कि रिकर कर रहा है, बार बार आ रहा है वापस, तो इसके कैसे ठीक करोगे। ओके, तो रिकरेंट केसेस के लिए कार्ल व लक्स ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ मास्टोडेक्टमी। तो कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी, रेडिकल मास्टोडेक्टमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी, ऑलरेडी मैं सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल नेजल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट पूछा हुआ विद एंड विदाउट एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी। अब पता नहीं क्यों डिफॉर्मिटी वाले क्वेश्चन इनको ज़्यादा पसंद आ गया। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, सिंपल फ्रैक्चर और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इन शॉर्ट कोई डिफॉर्मिटी ऑफ नॉस नहीं है, तो आपने डिडक्शन नहीं करनी। लेकिन अगर आपका सिंपल अगर हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी भी है, तो आपने क्या करना है, आपने रिडक्शन करनी है, क्लोज रिडक्शन या ओपन रिडक्शन वगैरह करनी होती है। क्लियर। तो जो आपके जो अगर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है, ठीक है, अगर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है नेजल बोन्स का, तो आपने स्ट्रेट ब्लंट एलिवेटर से रिड्यूस करना है। इसके अलावा वेल्शियम फॉरसेप्स, एश फॉरसेप्स और इंटरनेजल पैकिंग करनी होती है। अगर ओपन है, ओपन के अंदर आपने क्या करना होता है, ओपन के अंदर जो आपने राइनोप्लास्टी, सेप्टोराइनोप्लास्टी आपने साथ करनी होती है। और एक और बात नोट कर लेना कि जो वेल्शियम फॉरसेप्स होता है ना, ये आपके फॉर एग्जांपल जो लैटरल वाल्व के जो फ्रैगमेंट है उनको मोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एश फॉरसेप आपका सेप्टल फ्रैक्चर और सेप्टल डिसलोकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर, ये बात नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि पॉलिप्स की जो टाइप्स है। अच्छा, पॉलिप क्या होते हैं, पॉलिप आर द नॉन न्यूरोप्लास्टिक मैसेज ऑफ एडिमेटस म्यूकोजा ऑफ नोज और साइनस म्यूकोजा। तो आपने नोट कर लेना डेफिनेशन को। उसके बाद दो टाइप के पॉलिप होते हैं, एंट्रोकॉनल पॉलिप और इसके अलावा एथमॉइडल पॉलिप होता है, ठीक है। ओके, अब जो सिंपल जो एंट्रोकॉनल होता है उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपी, साइनस सर्जरी दोनों के अंदर है, लेकिन इसके अंदर सिंपल पॉलीपेक्टमी और कार्ड वलक्स ऑपरेशन फॉर रिकरेंट केसेस इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्लियर। तो बाकी बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप के अंदर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें एंटीहिस्टामिन है, कंट्रोल ऑफ एलर्जी, स्टेरॉइड है, जबकि एंडोस्कोपी, साइनस सर्जरी, ओके, सिंपल पॉलीपेक्टमी, इंट्रानेजल एथमॉइडेक्टमी, एक्स्ट्रानेजल एथमॉइडेक्टमी और ट्रांसएंट्रल एथमॉइडेक्टमी आप क्या जाती होती है। क्लियर, ये आपका देख लेना। बाकी इनका डिफरेंस है, लाइक जो एंट्रोकॉनल पॉलिप होता है बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, एथमॉइडल पॉलिप बड़ों में ज़्यादा कॉमन होता है। एंट्रोकॉनल पॉलिप इन्फेक्शन की वजह से होता है, एथमॉइडल पॉलिप एलर्जी या मल्टीफैक्टोरियल की वजह से होता है। एंट्रोकॉनल पॉलिप सॉलिटरी होता है, एथमॉइडल पॉलिप मल्टीपल होती है। एंट्रोकॉनल पॉलिप यूनिलैटरल होता है, वो आपका बायलैटरल होता है। एंट्रोकॉनल पॉलिप मैक्सिलरी साइनस से निकलता है नियर द सिसरी ऑस्टियम, जबकि वो निकलता होता है एथमॉइडल साइनस या अनसिनेट प्रोसेस से, मिडल टर्मिनेट से या मिडल मिएटस से। जो एंट्रोकॉनल पॉलिप है पीछे की तरफ ग्रो करता है टू द क्वाइना, ठीक है, जबकि आपका एथमॉइडल पॉलिप होता है, ये आपका इंटीरियरली ग्रो करता होता है। साइज और शेप के बारे में बात करें तो जो एंट्रोकॉनल पॉलिप होता है ट्राइलोबुलर होता है, एंट्रल नेजल या क्वाइनल पार्ट होते हैं, जबकि वो छोटा होता है और ग्रेप लाइक मैसेज बनाना शुरू करेगा। रिकरेंस के चांसेस एथमॉइडल पॉलिप में ज़्यादा होते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। क्वानल ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है। क्वानल एटरेजिया, बायलैटरल क्वानल एटरेजिया, उसका ट्रीटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो बायलैटरल क्वानल एटरेजिया को कैसे ठीक करना होता है, तो आपने क्या करना है। अच्छा, इसके में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है। फॉर एग्जांपल इसमें म्यूकॉइड डिस्चार्ज होती है नोज के अंदर, एयर बबल्स कैप्सन्स होता है नेजल डिस्चार्ज के अंदर, कैथेटर पास नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा फ्लेक्सिबल नेजल एंडोस्कोपी और रेडियोग्राफिक डाई आप इस्तेमाल करते होते हैं। बाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट आपने करनी होती है बायलैटरल केसेस के अंदर, ठीक है। इसमें आपने बहुत बड़ा निप्पल वगैरह जो फीडिंग निप्पल होता है, फीडिंग निप्पल विद अ लार्ज होल, तो बेबी के मुंह में आपने निप्पल डाल देना था बड़ा, तो ये मैकगोवन प्रोसीजर आता होता है, ठीक है, जिसके लिए आपको ट्रैकेओस्टोमी की नीड नहीं होती, इमरजेंसी आ जाएगा। बाकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसमें आपने एटरेजिया को ठीक करना है बाई ट्रांसनेजल और ट्रांसपैलेटल अप्रोच, इसको आपने ठीक करना होता है। जो सबसे अच्छी होती है ना वो ट्रांसपैलेटल, जो कि आपने 1.5 ईयर में करनी होती है। इसके अलावा कॉर्नियल एटरेजिया को ठीक कर सकती है नेजल एंडोस्कोप से, ड्रिलिंग वाला कर सकते होते हैं, और पोस्टीरियर नेजल सेप्टम को भी हम रिमूव कर सकते हैं ट्रांसनेजली। ओके, तो ये ट्रीटमेंट आपने नोट कर लेना है। इसके बाद है कि डाइजॉर्ज सिंड्रोम और चार्ज सिंड्रोम। ओके, अच्छा, ये एसोसिएशन है इसकी क्वानल एटरेजिया के साथ, जो हमारा चार्ज सिंड्रोम होता है, CHARG। ओके, चार्ज सिंड्रोम। अब C से क्या होता है, क्वानल एटरेजिया होता है, S से आपका हार्ट डिफेक्ट आपके आ जाते हैं, ठीक है, A से क्वानल एटरेजिया आ जाएगा, R से रिटार्डेड ग्रोथ, G से जेनिटल हाइपोप्लेजिया और A से एयर एनॉमलीज आपको देखने को मिलती है। लास्ट में डाइजॉर्ज है। अब डाइजॉर्ज के अंदर वैसे डाइजॉर्ज हमारा जो सेकंड फेरेंजियल पाउच होता है उसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से, लेकिन इसका ताल्लुक यहाँ पर वैसे लिंक नहीं बन रहा डाइजॉर्ज सिंड्रोम का। यहाँ पे जॉर्ज है, डाइजॉर्ज हो चाहिए था, जॉर्ज लिखा हुआ है।
व्हाट शुड वी, अच्छा डाइट जो वैसे डाइट सिंड्रोम का क्या होता है, 22q11 सिंड्रोम होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपका हार्ट डिफेक्ट होता है, लर्निंग डिफिकल्टी आपको देखने को मिलती होती है। और इसका सबसे बड़ा जो काज होता है ना आपका, वो 22q11 डिलीशन की वजह से देखने को मिलता होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके फ्रेंजियल पाउच है और बन नहीं पाते होते। ओके, तो ये अब आपने नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, चोक स्टॉस है, चोक स्टॉस की वजह से वैसे बायलेटरल फंडल पॉलिप हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सटर्नल ने पूछा राइनोलिथ की डेफिनेशन। तो राइनोलिथ क्या होता है, राइनोलिथ द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द नीजल कैविटीज राइनोलिथ होता है। जो राइनोलिथ होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, ओके, in the nasal cavity specifically around a nucleus of small exogenous foreign body, blood clot या इंसिपेटेड सिक्रेशन उसके अराउंड आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है, ओके, तो ये आपने नोट कर लेना है। तो ये आपका बनेगा राइनोलिथ आ जाएगा। बाकी राइनोलिथ की क्लिनिकल फीचर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया वगैरह करते होते हैं। ठीक है, इसमें लैटरल राइनोटमी वाला भी परफॉर्म कर सकते होते हैं। ओके, डिफरेंस फ्रॉम द फॉरेन बॉडी, अच्छा डिफरेंस भी करना होता है। तो राइनोलिथ क्या होता है, फॉरेन बॉडी में क्या होता है, बनी बनाई जो फॉरेन बॉडी होती है ना, ये आपके रह जाती होती है, जबकि राइनोलिथ के अंदर स्टोन फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है इन द नेजल कैविटी। लाइक आपका कोई फॉरेन बॉडी है, उसके अराउंड अगर आपको न्यूक्लिएशन देखने को मिल रही है, तो उसको बोलते होते हैं हम क्या बोलते होते हैं, राइनोलिथ बोलते होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब जो राइनोलिथ होता है ना, कहते हैं राइनोलिथ अडल्ट में ज़्यादा कॉमन है, जबकि जो बच्चों में फॉरेन बॉडी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। दोनों के अंदर यूनिलैटरल आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक है। लेकिन जो राइनोलिथ होता है, राइनोलिथ के अंदर आपको ग्रीनिश ब्लैक मैस भी देखने को मिलेगा, ग्रैनुलेशन भी आपको देखने को मिल सकती होती है, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता होता। क्लियर। बाकी ट्रीटमेंट, अच्छा रेडियोग्राफ अगर करें ना, रेडियोग्राफ, तो वहाँ पे आपको रेडियोग्राफ के अंदर रेडियो पैक आपको देखने को मिलेगा, जबकि उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, उसमें सेंटर में रेडियो पैक और सराउंडेड बाय ट्रांसल्यूसेंट एरिया, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये राइनोलिथ के अंदर आपने चीज़ें नोट कर लेनी है। ओके, तो इन शॉर्ट की फॉरेन बॉडी की कॉम्प्लिकेशन राइनोलिथ होती है, ठीक है, ना कि राइनोलिथ की फॉरेन बॉडी। बाकी हम इसकी तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्रेंकल के लिए किस सब्सटेंस का होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि फ्रेंकल के लिए नंबर 1 हेयर और नंबर 2 स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इन शॉर्ट के स्टेफोरियस का इन्फेक्शन होता है फ्रेंकलोसिस के अंदर। ओके, ठीक है। और फ्रेंकल का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, आपको एक्यूट मास्टोडाइटिस या फिर सिंपल जो डिफ्यूज डायटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, फ्रेंकल को कैसे ठीक करोगे। अगर अर्ली केसेस के अंदर अगर विदाउट एब्सेस है, तो आपने सिस्टमिक एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक को लोकल हीट अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 10% इथामोल ग्लिसरीन यूज़ करना है। जो ग्लिसरीन का हाइग्रोस्कोपिक एक्शन होता है, जो कि एडिमा को रिलीव कर देगा, जबकि एक थर्मल एंटीसेप्टिक होती है। अगर एब्सेस बन गया तो आपने एनसी ड्रेनेज करना होता है। रिकरेंट फ्रेंकलोसिस के अंदर आपने डायबिटीज को एक्सक्लूड करना होता है। अपने पेशेंट के वेस्टिब्यूल पे फोकस करना, जहाँ पे बहुत सारे स्टेफिलोकोकस ऑरियस होते हैं। ठीक है, स्किन के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्यूट लैरिंजाइटिस है। अब यहाँ पे तो मुश्किल सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो एक्यूट लैरिंजाइटिस है, तो लैरिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स होता है। उसके क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, नंबर 1 हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, नंबर 2 पेन इन थ्रोट है, खासतौर पर बातें करने की वजह से, नंबर 3 ड्राई इरिटेटिंग कफ होती है, नंबर 4 क्या होता है कि ड्राइनेस ऑफ थ्रोट आपको देखने को मिलती होती है अगर वायरल इन्फेक्शन के बाद है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, वॉइस रेस्ट आपने करना होता है, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्टीम इनहेलेशन करनी होती है। क्लियर। कफ सिडेटिव आपने यूज़ करना है टू सप्रेस द इरिटेटिंग कफ, एंटीबायोटिक आपने यूज़ करना है टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक और स्टेरॉइड आपने यूज़ करना है। अब इसकी जो इटियोलॉजी होती है, नॉन इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस होती है ज़्यादातर मुझे होती है वोकल एब्यूज़ या एलर्जी की वजह से, वोकल एब्यूज़ की वजह से मुझे होती है। और इन्फेक्शियस के अंदर आपका कौन सा होता है, इन्फेक्शियस में ये आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वायरस होता है, वायरस के बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टाफोरियस का आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, तो आपका ऑलमोस्ट चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो लैरिंग्स के जो पार्ट्स होती हैं, ओके, लैरिंग्स के पार्ट्स, वाओ, लैरिंग्स के पार्ट्स, जॉइंट्स हैं, कैविटी ऑफ लैरिंग्स है। लैरिंग्स के पार्ट्स पेजेस होते हैं।
ओके, तो लैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, सिंपल है, सुप्रा ग्लॉटिस पार्ट आ जाएगा, ठीक है, सब ग्लॉटिस आ जाएगा, उसके अलावा ग्लॉटिस वाला पार्ट आ जाएगा। और आपका जो सुप्रा ग्लॉटिस है, सुप्रा ग्लॉटिस के अंदर कौन कौन से पार्ट आपके आ जाते हैं? सुप्रा ग्लॉटिस के अंदर आपका सुप्रा हायोइड एपिग्लॉटिस आ जाता है, ठीक है, सुप्रा हायोइड एपिग्लॉटिस लिंगुअल और लैरिंजियल सर्फेसिस, इंफ्रा हायोइड एपिग्लॉटिस है, अराई एपिग्लॉटिक फोल्ड है, लैरिंजियल एस्पेक्ट वाले, एरिटिनॉइड है, वेंट्रिकुलर बैंड है। जबकि ग्लॉटिस के अंदर क्या होता है? ग्लॉटिस में ट्रू वोकल कॉर्ड आ जाता है, इंक्लूडिंग द इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉमिशन। और लास्ट में आपका सब ग्लॉटिस में आपका सब ग्लॉटिस अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये आपने नोट कर लेना है। ओके, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सी ए लैरिंग्स, तो जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सी ए लैरिंग्स होती है तो वो आपको ग्लॉटिस वाले एरिया के अंदर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अल्कोहल, टोबैको, बेंजोपायरिन में प्रीवियस रेडिएशन में आपको देखने को मिल सकती है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, मस्टर्ड गैस वगैरह इनकी वजह से देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर कैंसर आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना। तो ज़्यादातर हमारे कैंसर कौन सा? ग्लॉटिस कैंसर रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है। जब सबसे गंदा वाला प्रोग्नोसिस आपका सब ग्लॉटिक वाले का होता है, ठीक है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की तरफ। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस या जिसको सिंपल हम क्या बोलते हैं? किन्सी बोलते होते हैं। तो यहाँ पे पेरिटॉन्सिलर स्पेस का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता होता है। इसमें आपको ड्रूलिंग और स्लाइवा देखने को मिलेगा, होट पोटैटो वाइस आपको मफल्ड वाइस आपको देखने को मिल सकती है, यूवोला का एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है, यूवोला का एडिमा देखने को मिलता होता है। और क्या देखने को मिलेगा आपको? क्लियर, तो यूवोला का एडिमा है, यानी टॉन्सिल्स, पिलर और सॉफ्ट पैलेट, इनका कंजेशन और स्वेलिंग होती है। यूवुलर स्वालन होता है, डिमेटस होता है, तो दूसरी साइड पे पुश हो जाएगा। म्यूकोपस देखने को मिलेगा, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, जुगुलर लिम्फ नोड की, टॉर्टिकोलिस। डायग्नोस करने के लिए आप कंट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन, एमआरआई करते हैं जिसमें एब्सेंस होती है, इसके अलावा नीडल एस्पायरेशन होती है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक है और हाइजीन वाला आ जाता है। बाकी सर्जरी के अंदर सीएन ड्रेनेज है, एब्सेस या हॉट टॉन्सिलेक्टमी आ जाएगा, इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी आ जाता है। क्लियर, तो ये पेरिटॉन्सिलर स्पेस का इन्फेक्शन जो कि आपको किसके दरमियान देखने को मिलती है? कैप्सूल और टॉन्सिल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल, इसके दरमियान में देखने को मिलता होता है। इसके बाद एक्सरे या तो वो लिखे हुए ऑस्पी लिखे हुए, ऑस्पी को भी छोड़ देते हैं। ओके, अब इंटरनल के अंदर आ जाते हैं जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा का सिनेरियो कि 10 से लेकर 20 साल में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलता होता है। जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है इस एज ग्रुप में, 10 से लेकर 20 साल वाले में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछ रही है कि अच्छा, इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, रिकरेंट ब्लीडिंग होती है, एंट्रल साइन होता है, हॉलमैन मिलर साइन आपने पढ़ा होगा, ये आपको रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसकी वजह पूछ रहे हैं कि इसकी ब्लीडिंग कहाँ से होती है। अच्छा, ये बताता हूँ कि ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होता है, ये असल में वास्कुलर टिश्यू से निकलता है नेजोफैरिंक्स में, खासतौर पर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी क्लोज टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ सफिनोपैलेटेंट फोरामेन, इसके नज़दीक से निकलता होता है, ठीक है। ओके, अब इसकी रीज़न क्या होती है? नंबर 1 है कि यहाँ पर जो वेसल्स होती है सिर्फ एंडोथीलियम लाइंड स्पेसेस होती है, इनका कोई इलास्टिक या मसल कोट नहीं होता। डैट मीन्स के इनकी सीवियर ब्लीडिंग होती है। ओके, यानी इनका मसल कोट नहीं, तो मसल कोट नहीं है तो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ब्लीडिंग हम एड्रेनलिन को अप्लाई करने के लिए भी एड्रेनलिन से भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इन शॉर्ट के यहाँ पर आपको कोई इलास्टिक या मसल कोट नहीं देखने को मिलता है वैसल का, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, उनको आप एड्रेनलिन से भी कंट्रोल नहीं कर सकते होते, ठीक है। ओके, बिनाइन ट्यूमर है लेकिन इसका कोई कैप्सूल नहीं है। इसके अंदर आपको फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है, जो आपने कभी भी वो नहीं करनी होती, बायोप्सी नहीं करनी होती। और डायग्नोसिस के लिए कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट सिटी स्कैन करना होता है, हॉलमैन मिलर साइन आ जाएगा, ठीक है। ओके, बाकी एमआरआई आ जाएगा, कैरोटिड एंजियोग्राफी और ब्लड के आगे। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर सर्जिकल एक्सचेंज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि सिटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सिटी स्कैन आ जाएगा, एंट्रल साइन या हॉलमैन मिलर साइन, एमआरआई है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन देखने को मिलेगी, कैरोटिड एंजियोग्राफी जिसके अंदर फीडर वेसल और लास्ट में अपने अरेंजमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सचेंज आपने करना होता है, ट्रांसपेलेटाइन से करना होता है, क्लियर। इसके अलावा आपका इंफ्राटेम्पोरल फोसा अप्रोच है, इंट्राक्रेनियल अप्रोच आ जाती है, मैक्सिलरी स्विंग ऑपरेशन आ जाएगा, क्लियर। इसके अलावा आपका एंडोस्कोपिक रिमूवल आ जाती है, लैटरल राइनोटमी विद मीडियल मैक्सिलेक्टमी, फेशियल एंड सीएनसी या डीग्लविंग अप्रोच से करते होते हैं, क्लियर। इसके अलावा आपने करना होता है ट्रांसपेलेटिन प्लस सबलेबियल अप्रोच। इसके अलावा रेडियोथेरापी, हार्मोनल थेरापी से कर सकते हो, कीमोथेरापी से या कंबाइंड भी आप यूज़ कर सकते होते हो। बायोप्सी कंट्रो इंडिकेटेड होती है, लेकिन अगर आपने बायोप्सी लेने भी हो ना, अगर इन शॉर्ट डिफरेंशिएट करने के लिए तो आपने जनरल एनेस्थीसिया में करनी होती है टू ऑल मेजर्स। इसके बाद है कि एक्सटर्नल बॉयल कॉमन साइट इन नोज, तो जो नोज के अंदर वेस्टिब्यूल वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे विब्रेसी रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस को वो हार्बर प्रोवाइड करते होते हैं, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके, सीए लाइनिंग्स मोस्ट कॉमन साइट तो ऑलरेडी हो चुका है, ग्लॉटिस वाली में होती है। लुडविक एंजाइना का जो मेन कॉज है वो डेंटल इन्फेक्शन होता है, खासतौर पर जो इन्फेक्शन ऑफ रूट ऑफ प्री मोलर और मोलर टीथ, इनकी वजह से देखने को मिल सकता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट सुपरएक्टिव ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, ओके। केस में एंटीबैक्टीरियल थेरापी यूज़ करते हैं। इसके अलावा डी कंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप आ जाएगा, इसके अलावा ओरल नेजल कंजेस्टेंट आ जाती है, ड्रॉप आपको देखने को मिलती है, ट्राई लोकल हीट है, इसके अलावा मेरिंगोटमी आपने परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेप्टल फ्रैक्चर है, सेप्टल फ्रैक्चर स्नैरियो है, सेप्टल फ्रैक्चर का स्नैरियो लिखा हुआ है,
ट्रीटमेंट इफ नॉट सेप्टल हीमाटोमा हो सकता है। अच्छा सेप्टल फ्रैक्चर, चलो मान लेते हैं सेप्टल फ्रैक्चर, क्योंकि सेप्टल फ्रैक्चर भी रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेप्टल फ्रैक्चर है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है आपका जाइलजाइवल लीजन और दूसरा चैवलेट लीजन होती है, ठीक है। एक जाइलजाइवल लीजन, दूसरी आपकी चैवलेट लीजन है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, अगर आपने सेप्टल फ्रैक्चर को ठीक ना किया ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, ओके, इसकी वजह से आपको कार्टिलेजिनस नोज की डेविएशन देखने को मिल सकती है, ओके, या आपको नेजल टिप, कॉलोमूला और नॉस्ट्रिल, इसकी आपको डेविएशन एसिमेट्री वाले आपको देखने को मिल सकती होती है, क्लियर, या डीएनएस आपको देखने को मिल सकता है। तो ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलता होता है। अगर सेप्टम की इंजरी है विद अ म्यूकोजल टेयर तो उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस होगा, लेकिन अगर इंटैक्ट म्यूकोजा तो उसकी वजह से सेप्टल हीमाटोमा, उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने ड्रेन ना किया तो उसकी वजह से सेप्टल कार्टिलेज की एब्जॉर्प्शन और सडन लॉस डिफॉर्मिटी हो जाती है। दो फ्रैक्चर में बताए थे, जार्जाविया फ्रैक्चर और दूसरा आपने चैवलेट फ्रैक्चर। जो जार्जाविया होता है ये आपका फ्रंटल ब्लो की वजह से आता होता है, जबकि चैवलेट वाला ही लैटरल ब्लो की वजह से आता होता है, सॉरी ब्लो फ्रॉम द बिलो, नीचे से आता होता है, ठीक है, ब्लो फ्रॉम द बिलो। तो जो जाइलजाइवल फ्रैक्चर होता है ये एंटीरियर नेजल स्पाइन के ऊपर होता है और बोन और कार्टिलेज के जंक्शन से भी ऊपर पड़ा हुआ होता है, लेकिन जो चैवलेट फ्रैक्चर है वो एंटीरियर नेजल स्पाइन से होता हुआ बोन और कार्टिलेजिनस टॉर्सन की तरफ मूव करता होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर अगर हेमाटोमा तो आपने उसको ट्रेन करना होता है, जो डिसलोकेटेड पार्ट है उनको रिपोजिशन करना है और उनको आपको सपोर्ट करना है विद फ्यूचर ऑफ द नेजल पैकिंग होती है। अगर फ्रैक्चर है नेजल पिरामिड का तो कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकती है विद द फ्रैक्चर ऑफ सेप्टम, तो उनको आपने ठीक करना होता है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर ऑलरेडी बता चुका, डीएनएस वगैरह हो सकता है, क्लियर, एसिमेट्री ऑफ नोज टिप, कॉलमुला, नॉस्ट्रल वाला भी देखने को मिल सकती होती है। इसके बाद है रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा क्या होता है। रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा ये होता है कि लाइक अगर आप टॉपिकल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप लाइक ज़ैलोमेटाज़ोलोन, ऑक्सीमेटाज़ोलिन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से रीबाउंड रिनाइटिस हो जाता है, जिसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा वगैरह कहते होते हैं। रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा को ठीक करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने जो नंबर 1 है कि आपने उनको नेजल ड्रॉप को विड्रॉ करना है, आपने शॉर्ट कोर्स लेना सिस्टमिक स्टीरॉइड का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी हो गया तो उनको आपने सर्जिकली रिड्यूस करना होता है, तो ये तो हो जाएगा। इसके बाद मर्सीफुल एनाटॉमी है। मर्सीफुल एनाटॉमी आपको देखने को मिलता है एट्रोफिक रिनाइटिस के अंदर देखने को मिलता है, जिसको सिंपल ओजाइना भी कहते होते हैं। अब इसके अंदर होता ही है कि पेशेंट के अंदर फुल स्मेलिंग, ओके, यानी पेशेंट के जो नाक होती है ना, नाक, ओके, उसमें आपको फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, फुल स्मेलिंग आपको देखने को मिलता है नोज से, लेकिन पेशेंट होता है अनअवेयर होता है ऑफ द स्मेल ड्यू टू मार्क्ड एनाटॉमी है। तो एक तरफ से तो स्मेल फुल स्मेल है, लेकिन दूसरी तरफ से पेशेंट को एनाटॉमी हो गया तो पेशेंट अपने स्मेल से अवेयर नहीं हो पाता। दिस इज द मर्सीफुल एनाटॉमी, ठीक हो गया, ओके। तो ये आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकती होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाती है मिनियर डिजीज़ की प्रेजेंटेशन। तो मिनियर डिजीज़ की प्रेजेंटेशन क्या होती है, ओके। तो मिनियर डिजीज़ की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपने क्या क्या करना होता है कि मिनियर डिजीज़ के अंदर नंबर 1 आके आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी होती है। फॉर एग्जांपल वर्टाइगो होता है, ओके, क्लियर। इसके अलावा ओरल फुलनेस होती है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होकर फ्लक्चुएटिंग होता है, टीनाइटिस वाला आपको देखने को मिलता है। अब इनकी मोटी मोटी बातें देख लेना कि जो मिनियर डिजीज़ होता है ना, ओके, तो मिनियर डिजीज़ में जो वर्टाइगो होता है अटैक्स की फॉर्म में सडन एपिसोड्स होती है, और अगर लाउड साउंड हो तो उसकी वजह से भी वर्टाइगो देखने को मिलता है, उसको टेलियोफिरोमिना कहते हैं। नंबर 2 सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, फ्लक्चुएटिंग सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। इसके अलावा आपको डिप्लाक्यूसिस भी देखने को मिल सकता है कि डिप्लाक्यूसिस का मतलब है कि एक साउंड ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, डिस्टॉर्शन ऑफ वॉइस भी बोलते होते हैं सिंपल। तो जो साउंड ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है एक कान में नॉर्मल होगी लेकिन दूसरे कान में हाई पिच की होगी। इसके अलावा इंटॉलरेंस टू द लाउड साउंड है, टिनाइटिस रोरिंग टाइप का होता है, ठीक है। इसके अलावा ओरल फुलनेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी नोजिया वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑटोमाइकोसिस की प्रेजेंटेशन। तो ऑटोमाइकोसिस की प्रेजेंटेशन और इसका डायग्नोसिस भी मैं ऑलरेडी बता चुका कि क्लिनिकल फीचर से आप इसका डायग्नोसिस बताते होते हो। तो नंबर 1 सीवियर इचिंग है, नंबर 2 वाटरी डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, नंबर 3 हियरिंग लॉस और फुलनेस देखने को मिलता है। एस्परजिलस नाइगर की वजह से ब्लैकिश कॉलोनी, ठीक है, कैंडिडा की वजह से वाइट क्रीमी डेपोजिट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाइगर की वजह से ब्लैक वाली होती है। इसके बाद नेक्स्ट है 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है विद हेयरिंग लॉस है, ओके। अब 70 ईयर ओल्ड है तो सबसे पहले आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या आएगा, प्रेस बाइकोसिस आएगा, तो प्रेस बाइकोसिस आ जाएगा। तो प्रेस बाइकोसिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन का पूछ रहे हैं, ओके। तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन वगैरह यहाँ पे करवाई गई प्रेस बाइकोसिस के अंदर, ठीक है। लेट मी क्लेरिफाई दिस। तो नंबर 1 आपने इन्वेस्टिगेशन क्या करनी होती है, आपने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करने होते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, आपने प्योर टोन ऑडियोमेट्री करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा आ जाएगा प्योर टोन ऑडियोमेट्री आ जाएगा, ठीक है। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, चूंकि डिफरेंट टाइप्स का होता है ना प्रेस बाइकोसिस वाला, तो जो जलाइक इसकी एक सेंसरी टाइप होता है, एक न्यूरल टाइप होता है, सेंसरी हो गया, न्यूरल हो गया, इसके अलावा स्ट्रायल मेटाबॉलिक हो गया और कॉक्लियर कंडक्टिव हो गया। तो जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री होती है इसमें आपको स्लोपिंग टाइप आपको कर्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्लोपिंग टाइप कर्व देखने को मिलेगा। सबसे बात है कि इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो सबसे पहले ट्यूनिंग
फॉग टेस्ट करोगे। इसके अलावा सेंसरी प्योरटन ऑडियोमीटर, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बायलैटरल स्लोपिंग कर्व देखने को मिलेगी प्योरटन ऑडियोमीटर के अंदर, ठीक है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉन्सिलेक्टमी के हेमरेजेस है। तो टॉन्सिलेक्टमी आपको 3 टाइप के हेमरेजेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेमरेजेस होते हैं। अब जो प्राइमरी हेमरेजेस है ना, ये आपको देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो सेकेंडरी वाले रिएक्शनरी वाले 24 घंटों में, सेकेंडरी 5 लेकर 10 दिन में। बाकी ऑलरेडी मैं इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं CSOM की टाइप्स। तो CSOM की डिफरेंट टाइप्स लाइक आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ट्रीटमेंट भी है। मैक्सिलरी साइनसाइटिस कौन सा एक्सरे करवाते हैं, तो आपका कार्डवल लक्स व्यू आएगा, क्या नजर आता होता है, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिलरी साइनस की हेजीनेस देखने को मिलती है। तो कौन सा वो एक्सरे PNS PA एंगुलेटेड PA व्यू 45 डिग्री का होता है, जिसको ऑक्सीपिटोमेंटल कार्डवल लक्स नहीं कहते होते, इसको वाटर व्यू कहते होते हैं। कार्डवल लक्स वाला तो फ्रंटल के लिए करते होते हैं। इसके बाद है कि नेक्स्ट है ओके, तो क्रॉनिक फ्रेंजाइटिस है। क्रॉनिक फ्रेंजाइटिस की इटियोलॉजी वगैरह पूछ रहा है, ठीक है, ओके। तो जो क्रॉनिक फ्रेंजाइटिस होता है ना, नंबर 1 एटियोलॉजी है कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन ऑफ नेबरहुड, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक रिनाइटिस या साइनसाइटिस है। नंबर 2 माउथ ब्रीथिंग है। माउथ ब्रीथिंग की वजह से देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि जब मुंह से ब्रीथ करोगे ना, ओके, तो फेरिंग्स एक्सपोज हो जाएगा उस हेयर के लिए जिसकी फिल्टरेशन आपको देखने को नहीं मिली, ओके। या क्रॉनिक इरिटेंट की वजह से, स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको च्यूइंग की वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट या फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन की वजह से। और उसके अंदर 2 टाइप्स होती है, क्रॉनिक कैटरल फ्रेंजाइटिस और क्रॉनिक हाइपरट्रॉफिक, जिसमें ग्रैनुलर होता है। क्रॉनिक कैटरल के अंदर कंजेशन होती है पोस्टीरियर फ्रेंजियल वाल की विद एनकॉर्चमेंट ऑफ वेसल। और क्रॉनिक हाइपरट्रॉफिक या ग्रैनुलर फ्रेंजाइटिस के अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर फ्रेंजियल वाल, उसमें आपको रेडिश नोड्यूल देखने को मिलते हैं, हेंस द टर्म ग्रैनुलर फ्रेंजाइटिस, ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं लुडविक एंजाइना, तो रूट ऑफ इन्फेक्शन। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, रूट ऑफ जो हमारे डेंटल इन्फेक्शन होता है ना, डेंटल इन्फेक्शन, उसकी वजह से आपको लुडविक एंजाइना देखने को मिलता होता है, ओके, ठीक है। ओके, जो डेंटल इन्फेक्शन है, खासतौर पर जो रूट ऑफ प्री मॉलर्स होती है ना, उनकी वजह से क्या होगा, ओके, तो सब लिंगुअल इन्फेक्शन, जबकि रूट ऑफ मॉलर्स होते हैं, उनकी वजह से सब मैक्सिलरी स्पेस इन्फेक्शन आ जाएगा। आगे नेजल पॉलिप्स की टाइप ट्रीटमेंट ऑलरेडी बता चुका। रिकरेंट का ट्रीटमेंट कहता है कार्डवल ऑपरेशन आ जाएगा। मेनिंजाइटिस बुलोजा या बुलस मेनिंजाइटिस होता है। बुलस मेनिंजाइटिस के अंदर होता यह है कि ये आपको माइकोप्लाज्मा निमोनियाई और हीमोफिलेंजा इन्फ्लुएंजा कैपिटाइपिंग में देखने को मिलता है। इसमें हेमरेजिक ब्लैप्स होते हैं ऑन द डीपर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है। और एक्सटर्नल कॉस्टिक म्यूटस, इसके अंदर आपको हेमरेजिक बुल्ले वगैरह देखने को मिलते हैं, हेमरेजिक ब्लैप्स देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। और ये ब्लैप्स रप्चर हो जाती है, ठीक है, तो हेमरेजिक ब्लैप्स हो जाएंगे ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड डीपर म्यूटस काज बाय माइकोप्लाज्मा निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एडिनोवायरस की वजह से। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने इसको एनाल्जेसिक से एंटीबायोटिक आपने यूज़ करनी होती है और मिडल ईयर, ओके। इसके अलावा यानी पेन किलर आपने देनी है, पेन रिलीफ के लिए एंटीबायोटिक देनी है फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह के लिए अगर बुला रप्चर हो गया। नेक्स्ट है कि वैक्स सॉफ्ट कैसे करते हैं। तो वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए बहुत सारे एजेंट यूज़ करते हैं, लाइक 5% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा 5% सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करते थे ग्लिसरीन और वाटर के साथ, ठीक है। नंबर 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। नंबर 3 लिक्विड पैराफिन और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते होती है। इसके अलावा सीरोमिनोलेटिक एजेंट लाइक पैराडाइक्लोरोबेंजीन 2% यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से एजेंट है, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा इन इक्वल पोर्शन ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर। नंबर 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नंबर 3 लिक्विड पैराफिन और ऑलिव ऑयल आ जाएगा, और लास्ट में पैराडाइक्लोरोबेंजीन 2% होती है। इसके बाद है कि एंट्रल लैवेज को कैंपल क्या बोलते हैं, प्रूफ पंक्चर, मीडियल वाल को पंक्चर करते हैं देन फिर मिएटस। तो ये हम किस में करते होते हैं, क्रॉनिक या सब एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस के अंदर। दूसरा हम एंट्रल कंटेंट को वो लेते होते हैं, क्लियर, कि एंट्रल कंटेंट को कलेक्ट करते होते हैं। किस चीज़ के लिए कलेक्ट करते होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो क्रॉनिक और सब एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस, वहाँ पे 2 पर्पस के लिए, नंबर 1 डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, नंबर 2 पस को वॉश आउट करने के लिए। नंबर 2 आएगा कि अपने स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है। अब ये 1 सेकंड कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, टू एक्सक्लूड अर्ली मैलिग्नेंसी, ओके, क्लियर। तो आपने नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंट्रल लैवेज भी ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा। वोकल नोड्यूल की तरफ आ जाते हैं, वोकल नोड्यूल्स। तो जो वोकल नोड्यूल्स है, वोकल नोड्यूल वैसे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। टाइप्स ऑफ मास्टरडेक्टमी भी हो गया, इंसिजन और ट्रैकियोस्टमी ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसकी बात है कि ऑटोमाइकोसिस में कौन सा फंगस होता है, एस्परजिलस, ठीक है। अच्छा, ऑटोमाइकोसिस आपको 3 फंगस ऑलरेडी बता चुका, सबसे मोस्ट कॉमन एस्परजिलस नाइगर आता होता है, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर आता होता है। एस्परजिलस नाइगर में आपको ब्लैक कॉलोनी वगैरह आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर, ठीक है। बाकी इंटेंस ईचिंग, डिस्कम्फर्ट, पेन इन द एयर, वाटरी डिस्चार्ज, मस्टी ऑर्डर, एयर ब्लॉकेट वगैरह फंगल मैस है, फिर वेट पीस और फिल्टर पेपर, इस तरह की आपको पेनेंस देखने को मिलती होती है। तो ब्लैक हेडेड फिलामेंटस ग्रोथ होगी एस्परजिलस नाइगर की। फ्यूमिगेटस की कैसी होती है, पेल ब्लू या ग्रीन, और कैंडिडा की वाइट या क्रीमी डेपोजिट होते हैं। जब मिएटस की स्किन सूजी पड़ी होगी, रेड होगी, कंजेस्टेड होगी।
ओके। तो ये भी हो गया लैरिंजोमेलिशिया। लैरिंजोमेलिशिया ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, मेगा शेप होता है, फ्लॉपी एपिग्लॉटिक फोल्ड होते हैं, इसके अलावा प्रोमिनेंट एरिटेरिनाइट होता है। अब यहाँ पे जो डायग्नोसिस होता है ना, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी से और फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक्स से बनाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर कंजर्वेटिव आता है, बाकी सुप्राग्लोस्टोप्लास्टी और ट्रैकेओस्टोमी आपने करनी होती है। ओके। अब इसके बाद एक्यूट सुपरेटिव टाइटस मीडिया में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की फाइंडिंग है। तो जो एक्यूट सुपरेटिव टाइटस मीडिया में जो टीएम होती है, नंबर 1 स्टेज ऑफ ट्यूबर ऑक्लूजन। स्टेज ऑफ ट्यूबर ऑक्लूजन में जो टीएम होती है वो रिट्रैक्टेड होती है। नंबर 2 हैंडल ऑफ मेलियस हॉरिजॉन्टल पोजीशन को अटेन करना शुरू कर देगा। नंबर 3 इसमें लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस, इसका प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा। नंबर 4 लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, ये आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके अलावा स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन के अंदर टीएम की कंजेशन होती है, पार्ट्स टेंसर की कार्ट अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। क्लियर। पार्ट्स फ्लैसिडा भी रेड हो जाएगा। स्टेज ऑफ सुपरेशन के अंदर टीएम रेड हो जाती है, बल्जिंग हो सकती है, लॉस ऑफ लैंडमार्क हो जाती है। ठीक है। येलो पस आपको देखने को मिलती है। ओके। ठीक है। ओके। तो येलो पस आपको टीएम में देखने को मिलती है व्हेन वे रप्चर इज इमिनेंट। तो जो प्री एंटीबायोटिक एरिया ना, प्री एंटीबायोटिक एरा के अंदर हम ये देखते थे निप्पल लाइक प्रोट्रूजन देखने को मिलती थी। ठीक है। विद अ येलोविश सपोर्ट ऑन द समिट। ठीक है। टेंडरनेस भी आपको देखने को मिल सकती है मास्टोइड में। स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, टीएम परफोरेट हो जाती है एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में। ओके। तो आगे कार्ट व्हील साइन क्या होता है, ऑलरेडी मैं वो बता रहा था। उसे कार्ट व्हील क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी टू द कार्ट व्हील है। कार्ट व्हील के अंदर क्या होता है कि जो लीश ऑफ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल की कंजेशन होती है अलोंग द हैंडल ऑफ मेलियस एंड द पेरिफेरी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की पेरिफेरी में और हैंडल ऑफ मेलियस इसके अराउंड आपको देखने को मिलती है, और ये रिजेंबल करती है कार्ट व्हील को। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कार्ट व्हील। तो ये पार्ट्स नेचर के कंजेशन में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि डिफ्थीरिया कौन सी डिजीज़ करवाता होता है। डिफ्थीरिया की वजह से वैसे बहुत सारी डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। डिफ्थीरिया कौन सी डिजीज़ करवाता है। ओके। तो डिफ्थीरिया की वजह से लैरिंजल डिफ्थीरिया वाला। बाकी डिफ्थीरिया की कॉम्प्लिकेशन अगर वो पूछ रहे हैं ना, तो डिफ्थीरिया की वजह से नोट कर लेना कि आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। डिफ्थीरिया की वजह से आपको फॉसियल डिफ्थीरिया, लैरिंजल डिफ्थीरिया आपने पढ़ा होगा। ठीक है। इस तरह की बातें अपने बस एयर के अंदर डिफ्थीरिया का तरह रोल यहाँ पे इतना आता नहीं होता। ओके। तो जो डिफ्थीरिया ना, डिफ्थीरिया के अगर कॉम्प्लिकेशन को मैं एक्सप्लेन करूँ डिफ्थीरिया की, लाइक उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है। क्लियर। तो कॉम्प्लिकेशन लाइक जो उसके हार्ट के अंदर आपका कार्डिक एरिथमिया, मायोकार्डाइटिस और इसके अलावा एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल में पैरालिसिस होती है सॉफ्ट पैलेट की, डायफ्राम की और ओकुलर मसल की। लैरिंग्स के अंदर जो डिफ्थीरिया की मेम्ब्रेन होती है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवा देती थी। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने एंटी टॉक्सिन्स यूज़ करना होता है। ठीक है। ओके। एंटीबायोटिक लाइक बेंजाइल पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करना है अगर पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। क्लियर। इसके बाद है कि फॉलिकुलर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के साइन। तो फॉलिकुलर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अंदर क्या होता है, फॉलिकुलर, अच्छा यहाँ पर जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के 4 टाइप होते हैं। एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस, नंबर 2 एक्यूट फॉलिकुलर, नंबर 3 एक्यूट पैरेन्काइमाइटिस, नंबर 4 एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। जो एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होता है इसमें जो टॉन्सिल्स होगा रेड होते हैं। नंबर 2 स्वेलन हुए पड़े होंगे। नंबर 3 येलोविश सपोर्ट ऑफ पुरुलेंट मटेरियल एट द ओपनिंग ऑफ क्रिप्ट। ये 3 चीज़ें देखने को मिलती है। नंबर 1 टॉन्सिल रेड होती है, नंबर 2 स्वेलिंग, टॉन्सिल सूजे हुए होते हैं, नंबर 3 येलोविश सपोर्ट होता है पुरुलेंट मटेरियल का ऑन एट द ओपनिंग ऑफ द क्रिप्ट। ओके। तो ये नोट कर लेना। बाकी क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के क्या पूछना है यहाँ पर, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के साइंस। तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस क्या, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में फॉर एग्जांपल जो क्रॉनिक फॉलिकुलर है इसमें येलोविश बीड ऑफ पस देखने को मिलती है ऑन द मीडियल सर्फेस ऑफ टॉन्सिल। ठीक है। ओके। और इसके अलावा जो आपका क्रॉनिक फिब्रॉइड टाइप होता है, फिब्रॉइड में अगर प्रेशर लगाओगे इंटीरियर पिलर में तो आपको चीज़ी पस निकलेगी। ठीक है। कान से, तो उसको क्रॉनिक फिब्रॉइड बोलते हैं। और लास्ट में इंटीरियर पिलर की फ्लशिंग होती है। ओके। तो ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट साइन होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के अंदर। ठीक हो गया। तो क्रॉनिक फॉलिकुलर, क्रॉनिक फिब्रॉइड और क्रॉनिक पैरेन्काइमाइटिस जिसमें आपको इन्लार्जमेंट देखने को मिलती है मिड लाइन के अंदर। ठीक है। ओके। इसके बाद है कि अगर आप ओरल कैविटी एग्जामिन करें तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस को डिफ्थीरिया से। ठीक है। अब जो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है ना, ओके, तो वो एक्सुडेटिव मेम्ब्रेन होती है, वो मीडियल सर्फेस ऑफ टॉन्सिल्स के ऊपर होती है। ठीक है। ओके। जबकि जो डिफ्थीरिया होती है इसमें जो ग्रेश वाइट डर्टी मेम्ब्रेन होती है, नंबर 1 टॉन्सिल के ऊपर होती है, नंबर 2 सॉफ्ट पैलेट और पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल तक स्प्रेड कर रही होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा टीनेशियस होती है, काफ़ी ज़्यादा यानी स्ट्रिक्टली टाइटली एडहेरेंट होती है। और अगर उसको ब्लीड करोगे, ओके, तो रिमूव करोगे तो ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी बुलनेक अपीयरेंस भी आपको देखने को मिलती है। ओके। इसके बाद सिनेरियोज ऑफ फॉरेन बॉडी है, पेशेंट को एफोनिया है, फॉरेन बॉडी लैरिंग्स के किस पार्ट में होगी। ठीक है। एफोनिया आवाज़ नहीं, ब्रोंकाइटिस यानी वोकल कॉर्ड वाले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन वाला। ओके। यानी सांस का अगर मसला देखने को मिल रहा है ना, ओके, तो फॉरेन बॉडी आपकी किस लेवल पे आपको पड़ी हुई है, आपके लैरिंग्स के लेवल पे पड़ी है। ठीक है।
बाकी अगर वो ट्रैकिया की या ब्रोंकाई के लैरिंग्स में अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन तो डेथ है, अगर पार्शल है तो उसकी वजह से स्ट्राइडर हो सकता है, हॉर्सनेस आपको देखने को मिल सकती है। ओके, क्राउपी कफ है, फोनिया डिसफोनिया वीजिंग और हीमोप्टेसिस हो सकती है। अगर ट्रैकिया के अंदर है तो ट्रैकिया के अंदर जो लूज फॉरन बॉडी होती है वो अप एंड डाउन मूव करती होती है बिटवीन द कैरिना एंड द अंडर सर्फिस ऑफ वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से ऑडिबल स्नैप और पाल्पेटरी थर्ड क्रिएट हो जाता है। क्लियर। और अस्थमाटॉइड वीजिंग भी देखने को मिल सकती है। ब्रोंकियल फॉरन बॉडी है जो मोस्टली जो ब्रोंकियल फॉरन बॉडी होती है राइट ब्रोंकस में एंटर होती है बिकॉज ये वाइटर होता है, मोर इन द लाइन विद ल्यूमिन होता है। ठीक है, जो फॉरन बॉडी होती है ना ये लोबार या सेगमेंटल ब्रोंकस को ओक्लूड कर देगी, जिसकी वजह से एटिलैक्टोसिस या बाल वाल चेक वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ये बात नोट कर लेना। यानी लंग्स इसमें जो टॉयलेट होता है, कफ का वीजिंग का और डिमिनिश एयर एंट्री का। उसके बाद स्नैरियो ऑफ नेजल बोन फ्रैक्चर है। अगर डिफॉर्मिटी नहीं है तो क्या करेंगे, अगर डिफॉर्मिटी है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये देख लेना। अगर डिफॉर्मिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा, रिडक्शन भी नहीं करेगा, लेकिन अगर है तो आपको क्लोज्ड या ओपन रिडक्शन वगैरह करते होते हो। बाकी यहाँ पर एक्सटर्नल ने मैगट्स का सवाल पूछा हुआ है। ओके, अब मैगट्स किस एरिया में आपने पढ़ने हैं। ठीक है, मैगट्स आप या तो कान के अंदर भी मैगट्स हो सकती है फॉरन बॉडी के तौर पर, लेकिन रिलेटिवली कम है। नेजल मैगट्स या मियासिस का आपने सिनेरियो पढ़ा होगा, नेजल मियासिस। ठीक है, ओके, तो नेजल मियासिस वाला आई थिंक एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेजल मियासिस के अंदर क्या होता है, नेजल मियासिस के अंदर जो मैगट्स होते हैं असल में फ्लाइज की लार्वल फॉर्म होती है। तो ये क्या करते हैं, नोज को नेजल फायरिंग्स को इन्फेस्ट करते हैं, पैरानेजल साइनस को इन्फेस्ट करते हैं, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाती है। खासतौर पर जब फ्लाइज होती है क्राइसोमिया ये अट्रैक्टेड हो जाती है फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज जो कि ट्रॉफिक रिनाइटिस से निकल रही होती है, तो वहाँ पे अंडे देना शुरू कर देती है। खासतौर पर 200 अंडे देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये आपको अगस्त लेकर अक्टूबर में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर इरिटेशन, लैक्रिमेशन, हेडेक आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट के अंदर आपने जो विजिबल मैगेट उसको फॉर्सेप्स से रिमूव कर देना होता है। क्लियर, ठीक है। और आपने क्लोरोफॉर्म वाटर और ऑयल यूज़ करना है इनको मारने के लिए। नेजल डाउच विद द वार्म सलाइन आपने यूज़ करना है टू रिमूव द क्रस्टिंग वाला। ठीक है, ओके। और इसलिए आपने मॉस्किटो नेट आपने यूज़ करनी है, नेजल हाइजीन आपने करनी होती है इंप्रूव। ऑटोसेक्लोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑटोसेक्लोरोसिस का जो ट्रीटमेंट मेडिकल, सर्जिकल और हेयरिंग एड आ जाती है। मेडिकल के अंदर सोडियम फ्लोराइड, अगर कोई कहने का मतलब है कि अगर एक्टिव डिजीज़ है, ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ट्रीटमेंट के अंदर सर्जरी के अंदर स्टेपिडेक्टमी और स्टेपिडॉटमी, ये आपने दो मोटी मोटी सर्जरी के नाम नोट कर लेने हैं। अब जो स्टेपिडेक्टमी होती है किन किन कंडीशन में नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यूस्टेशन ट्यूब का रिकरेंट यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। नंबर 2 है कि ओके अगर ओनली हियरिंग एयर है, तब भी नहीं करते होते। क्लियर, इसके अलावा वर्कर्स जो कि नॉइजी इन्वायरमेंट में रहते होते हैं उनकी में भी नहीं करते होते। टीएम की परफोरेशन है या फिर ओटाइटिस एक्सटर्ना है या फिर मीनियर डिजीज़ है, एक्सोस्टोसिस है, ओके, या नॉइजी इन्वायरमेंट में इन शॉर्ट काम कर रही होती है, तो ये भी नोट कर लेना। ठीक है, वर्कर्स है, हाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, प्रोफेशनल एथलीट या एयर ट्रैवलर, इसमें आपको देखने को मिलता है। बाकी वैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा, वैक्स को अगर वैक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अगर आपने सॉफ्ट करनी है वैक्स को तो आपने क्या करना है। ठीक है, तो वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, 2% पैराडाइक्लोरोबेंजीन यूज़ करते हैं, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं विद ग्लिसरीन एंड वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, लिक्विड पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन हो गया, लिक्विड ऑलिव ऑयल हो गया, तो ये आपने यूज़ करना है। बाकी ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना होता है, सिरिंजिंग करनी होती है या इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन। इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपने सिरोमिन हुक यूज़ करना होता है या जॉब्सन हारन प्रॉप, ठीक है, ये आपने यूज़ करना होता है। बाकी एंजियोफाइब्रोमा की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हमारी कवर हो जाती है। एडिनोइडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन और सेप्टोप्लास्टी की कॉम्प्लिकेशन, ओके। तो जो एडिनोइडेक्टमी की जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, ओके, लाइक इसमें आपका क्या क्या बन सकता होता है एडिनोइडेक्टमी के अंदर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा फॉर एग्जांपल रिकरेंस हो सकती है, लाइक एडिनोइड टिश्यू के रीग्रोथ हो सकता है एडिनोइड टिश्यू का, या फिर इंजरी हो सकती है यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग की, या फ्रेंजल मस्कुलेचर की हो सकती है इंजरी, या वर्टिब्रा की हो सकती है, हैमरेज हो सकता है। खासतौर पर ये इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर होगा, नोज और माउथ भर चुके होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। तो बाकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है फॉर द प्री ऑपरेटिव हैमरेज, आपने पोस्ट नेजल पैकिंग वगैरह करनी होती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या हो जाएगा, बाकी आपने नोट करना है कि नेजोफ्रेंजियल स्टेनोसिस हो सकती है, ग्रेसल सिंड्रोम हो सकता है कि पेशेंट में नेक पेन होता है, ट्रोटिकोलिस डेवलप कर देगा, विलोफ्रेंजियल इनसफिशिएंसी वगैरह क्रिएट हो जाती है, तो ये आपने नोट कर लेना है। सेप्टोप्लास्टी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, क्लियर। तो सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर इन दोनों की कॉम्प्लिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें सीएसएफ राइनोरिया भी ऐड हो जाता है। और तो इसमें क्या क्या है, इसमें क्या होता है आपका कोलोमिलर रिट्रैक्शन और सीएसएफ राइनोरिया, ये आपने नोट करना होता है। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा। और सेडल नोज डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। बाकी आपका सेप्टल एब्सेस, सेप्टल हिमाटोमा, सेप्टल एब्सेस, सेप्टल परफोरेशन आ जाती होती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ब्लीडिंग है, फ्लैपिंग ऑफ द नेजल सेप्टम आ जाएगा। क्लियर, इसके अलावा और रिट्रैक्शन ऑफ कॉलोमिला ये आपको देखने को मिल सकता है, डेविएशन डिप्रेशन ऑफ ब्रिज आपको देखने को मिल सकता है, परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद एक्सटर्नल डेफिनेशन ऑफ एट्रोफिक रिनाइटिस। तो डेफिनेशन ऑफ एट्रोफिक रिनाइटिस
तो एट्रोफिक रिनाइटिस क्या होता है? ओके, तो एट्रोफिक रिनाइटिस क्या होता है? एट्रोफिक रिनाइटिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोसा एंड द टर्बिनेट बोन। इसमें जो नेजल कैविटी होती है काफ़ी ज़्यादा रूमी होती है, रूमी रूमी मतलब काफ़ी ज़्यादा ओपन होती है, वाइड होती है और इनमें फुल स्मेलिंग क्रस्ट भरी पड़ी होती है। ओके, इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टॉन्सिल्स है। ओके, तो जो टॉन्सिल्स की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, लाइक आपने नोट करना है कि तो लिम्फेटिक ड्रेनेज पे आपकी जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड के पास आती होती है। क्लियर? ठीक है, लिम्फेटिक्स होती है सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल को करती होती है, खासतौर पे अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जुगलो डाइगेस्ट्रिक या टॉन्सिलर नोड को जाती होती है, जो कि एंगुलर मैंडिबल से नीचे पड़ा होता है। वाई आर जुगलो डाइगेस्ट्रिक कॉल्ड सो कॉल्ड? ओके, तो जुगलो डाइगेस्ट्रिक इनको क्यों कहते हैं जुगलो डाइगेस्ट्रिक? जुगलो डाइगेस्ट्रिक को वैसे बिकॉज इनकी लोकेशन की बात करते होते हैं। ओके, लाइक इनकी जो लोकेशन होती है वो जुगलो डाइगेस्ट्रिक में देखने को मिलती है। ओके, इनको सब डाइगेस्ट्रिक भी कहते होते हैं। ठीक है, अब इनको हम जुगलो डाइगेस्ट्रिक क्यों कहते हैं? बिकॉज ये हमारे पड़े हुए होते हैं पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के नीचे पड़े होते हैं और इंटरनल जुगलर वेन से इंटीरियर पड़े होते हैं। नेक नोट लेवल 2A के अंदर आती होती है। टॉन्सिल से लिम्फेटिक ड्रेनेज लेते हैं, उसके अलावा फेरिंग से ओरल कैविटी से और फेस से लेते होते हैं। क्लियर? तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। बाकी सिम्टम ऑफ क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस क्लैरिटी में सिम्टम एक्सप्लेन कर चुका था। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में नंबर 1 है कि पैरेन्काइमाटिस के अंदर टॉन्सिल्स की लार्जमेंट होती है, कि मिड लाइन में मीट कर जाती है। इसके अलावा आपको क्रॉनिक फोलिकुलर के अंदर क्या देखने को मिलेगा? क्रॉनिक फोलिकुलर के अंदर आपको येलोविश बीड और पस वगैरह आपको देखने को मिलती होती है ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ टॉन्सिल। टॉन्सिल काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन अगर प्रेशर अप्लाई करोगे इंटीरियर पिलर के ऊपर तो आपको चीज़ लाइक कंसिस्टेंसी मैच देखने को निकलेगा। ठीक है, फ्लशिंग ऑफ इंटीरियर पिलर आपको देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट साइन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि ओपनिंग्स इन द इंफीरियर मीएटस। इंफीरियर मीएटस में ओपनिंग, तो अच्छा ओपनिंग किस चीज़ की होती है? ऐसे इंफीरियर मीएटस में एक ही चीज़ की ओपनिंग होती है, वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की होती है। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल मेओटेक्सकोपी करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? ठीक है, तो डिपेंड करेगा फंगस के ऊपर। तो लाइक अगर एस्परजिलस नाइगर है ना, एस्परजिलस नाइगर, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इसमें आपको लाइक ब्लैक ग्लो देखने को मिलती है। एफिबिगेटस के अंदर पेल ब्लू या ग्रीन वगैरह, कैंडिडेट के अंदर वाइट क्रीमी, जो वेट पीस ऑफ फिल्टर पेपर, इस तरह की आपको अपीयरेंस देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये आप नोट कर लेना। आगे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सीएल लैरिंग्स, तो ग्लॉटिस वाला आ जाएगा। सीएल लैरिंग्स के नोट्स, सीएल लैरिंग्स के नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सवाल वैसे समझ आए नहीं है। अच्छा, बॉयल किस पार्ट में होता है? एक्सटर्नल रोटेटर किनार के, तो एक्सटर्नल रोटेटर किनार के कार्टिलेजिनस पार्ट में, क्योंकि हेयर सिर्फ इसी पार्ट पे कन्फाइंड होते हैं। ठीक है, अच्छा सीएल लैरिंग्स के लिम्फ नोड पर जो ग्लॉटिक वाला पार्ट है ना, उसकी कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज इतनी खास नहीं होती। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो। लेकिन जो आपका सुपरा ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिस वाला, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ओके, जो सुपरा ग्लॉटिस है ना, ये हमारा फैलता होता है लिम्फ नोड के जरिए। फॉर एग्जाम्पल अपर और मिडल जुगुलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता होता है। बायलैटरल मेटास्टेसिस हो सकती है इन केस ऑफ एपिग्लॉटिक कैंसर। जबकि आपका जो सब ग्लॉटिस वाला है ना, सब ग्लॉटिस वाला, ओके, मतलब सब ग्लॉटिस वाला हॉर्सनेस करवा सकता है, लेकिन इसके लिम्फेटिक वो नहीं लिखी हुई इन शॉर्ट यहाँ पर। बाकी टॉन्सिल्स की जो सुप्रा ग्लॉटिक वाला पार्ट है ना, सुप्रा ग्लॉटिक वाला अबव द वोकल कॉर्ड, तो ये जाते होते हैं अपर डीप सर्वाइकल और मिडल वाले। जबकि जो वो नीचे वाला है ना, नीचे वाला वो क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन को पियर्स करते हैं। ओके, और ये प्री ट्रैकियल, प्री लैरेंजियल और वहाँ से लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड और मीडियास्टिनल नोड की तरफ जाते होते हैं। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज जैसा मैं पूछ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्ट्राइडर के हवाले से स्ट्रक्चर ऑफ वोकल कॉर्ड, तो वोकल कॉर्ड के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया होता है जिसके 3 लेयर्स होती है, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, डीप लेयर आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो इंटरमीडिएट और डीप लेयर ये मिलकर क्या बनाती है? वोकल लिगामेंट बना देती है। क्लियर? वोकल लिगामेंट सुपर यानी इन शॉर्ट जो इंटरमीडिएट और डीप लेयर्स होती है, जो सुपरफिशियल लेयर होती है हमारी रन की एडिमा बना देती है। बाकी वो कैलिस मसल ये भी आपको देखने को मिलता है। बाकी रेस्पिरेटरी मीडिया का तो आपको हो गया। बाकी डीएनएस को कब डीएनएस डिक्लेयर करते होते हैं? ओके, आपको ऑलरेडी वैसे बता चुका कि जब ये आगे सिम्टम वाला वैसे करवा रहा होता है इन शॉर्ट के वैन डीएनएस डिक्लेयर, तो अगर एक साइड पे डेविएट कर जाए, यानी डेविएशन ऑफ सेप्टम टू द लैटरल वाल और कंट्रोल लैटरल साइड पे आपको इंफीरियर टर्बिनेट की हाइपरट्रॉफी देखने को मिले। बाकी हमारा एंट्रोकॉर्नल पॉलिप का डिफरेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, बाकी एक्सटर्नल है। ओके, कैन नोस बॉयल ऑफ नोस कैन कॉज डेथ? यस, दिस कॉज कैन डेथ। अगर ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवा देता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से डेथ वगैरह हो सकती है। बाकी पॉलिप की डेफिनेशन है। ओके, कितने सवाल रह गया?